सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच बाजार में होता कारोबार और 17,500 के करीब निफ्टी वक्त बिताता हुआ आखिरी 1.5 घंटा है। कल है वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी और दुनिया भर के बाजारों से भी है बेहद सुस्ती के संकेत। ऐसे में कहां होगी क्लोजिंग, क्या करें, कल की तैयारी, रहेगा फोकस, इसी पर स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। समझेंगे अनिल जी से अब तक की मार्केट की चाल और आने वाले 1.5 घंटे में कैसा एक्शन आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। सबसे पहले तो सर बताएं इस समय की बड़ी बातें क्या है। दीप, बातें जितनी भी है सब छोटी हैं, बड़ी तो नहीं बड़ी कुछ भी नहीं क्योंकि आज बहुत ही मतलब शानदार माहौल है। हाँ। सुस्ती का हाँ, पिछले 2 दिनों से जो अमेरिका ने किया वो हम भी कर रहे हैं कि जब उन्होंने कुछ काम नहीं किया तो हमने तो वैसे भी कल काम नहीं किया, तो आदत नहीं है। हाँ। थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, तो आज भी हम वैसे ही बिल्कुल बहुत ही छोटे से दायरे में ट्रेड करते दिख रहे हैं। और मजे की बात देखिए, जो ये हाई दिख रहा है ना आज का 17,566 का निफ्टी का, और लो जो दिख रहा है वो शुरुआती पहले घंटे में हो गया। हाँ। उसके बाद ना हम इधर गए ना उधर गए, तो बहुत ही छोटे दायरे में बाजार में कारोबार है। 17,500 के अहम लेवल के नजदीक इधर उधर टाइम पास करता हुआ निफ्टी, बैंक निफ्टी 38,200 से 38,300 की रेंज में टाइम पास करता हुआ आपको नजर आएगा। ये पूरा का पूरा एक्शन है। नीचे से देखेंगे तो रिकवरी है, ऊपर से देखेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग है। आईटी और एफएमसीजी ये 2 सेक्टर ऐसे हैं जहां से आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है। वहीं प्राइवेट बैंक, मेटर और फार्मा शेयर में थोड़ी बहुत खरीदारी है। डाउ फ्यूचर्स धीरे धीरे मजबूती बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह से लाल निशान में थे, 30-25 पॉइंट नीचे, लेकिन हम धीरे धीरे रिकवरी दिखाकर अब दिन के ऊपरी स्तरों पर डाउ फ्यूचर आए। तो एक चीज है जिस पर आखिरी 1.5 घंटे में आपको नजर रखनी है, वो है डाउ फ्यूचर्स। और नैस्डैक फ्यूचर्स भी 35 अंक मजबूत होता दिख रहा है। याद रहे नैस्डैक फ्यूचर कल 150 पॉइंट गिरा था। तो आज रिकवरी के संकेत वहां से आते दिख रहे हैं। यूरोप भी बिल्कुल हमें ही फॉलो कर रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि उनका भी काम करने का मन नहीं है। बिल्कुल सुस्त। एशिया थोड़ा कमजोर, कैक 0.02%, फुटसी 0.09%, डैक्स 0.18%। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए बिल्कुल आराम से शांति प्रिय बाजार हैं ये। बिल्कुल शांति प्रिय बाजार है। 17,500 होल्ड करा है सर जी। और बैंक निफ्टी स्लाइट आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, बहुत ही कम। बट हाँ, सुबह हम देखे थे बैंक निफ्टी में थोड़ी चुस्ती थी। एक और ऐसा अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा ग्लोबल मूड माहौल तो ठीक है, वहां पर खराब नहीं हो। एशिया ऑफ कोर्स आज थोड़ा कमजोर था, बट वहां के अपने उनके फैक्टर्स हैं। 38,050, 38,150 खरीदारी की पहली रेंज। आज का लो 38,155। 38,400 से 38,600 की ऊपर की रेंज प्रॉफिट बुकिंग की। आज का है 38,400, मतलब रेंज के पहले सिरे पे रुक गया। वो भी निचले सिरे तक नहीं आया कि 38,150, 38,050 है तो कम से कम 38,050 तक तो हूं ना, 38,150 से ऊपर। 38,400 से 38,600 रेंज है बिकवालिक, तो 38,400। इसका मतलब ये कि क्लियर कट वेट एंड वॉच वाला मूड है, भले थोड़ा मजबूत दिख रहा है। निफ्टी आइए 17,500 पर आप है, नीचे 17,450 पे रुक गए, ऊपर 17,550 के आसपास थोड़ा सा हाई बली बनाया 566, लेकिन वो दिखा नहीं। तो पूरी तरह से 50 इधर 50 उधर, इसमें आप अटके पड़े। तो पूरी तरह से देख बहुत ही रेंज बाउंड मार्केट है। अब आपको कुछ ट्रिगर चाहिए। अब वो ट्रिगर बचे हुए 1.5 घंटे में आ जाए अच्छी बात है, नहीं तो फिर कल देखेंगे। बचे हुए 1.5 घंटे में क्या ट्रिगर आ सकता है। जो आने के थोड़े थोड़े संकेत दे रहा है वो है डाउ फ्यूचर्स। डाउ फ्यूचर्स पूरे दिन लाल निशान में रहने के बाद अब हरे निशान में धीरे धीरे बढ़ता 25 से 50 पॉइंट तक हो चुका है, और सेम नैस्डैक फ्यूचर्स मजबूत होता दिख रहा है। ऐसे में बचे हुए 1.5 घंटे में हमें क्या करना है। 17,450 के नीचे मंदी, 17,550 के ऊपर तेजी, 50 पॉइंट की इस रेंज में बिल्कुल टाइम पास है। लेकिन अगर कुछ करना ही चाहते हैं तो 17,500 के आसपास निफ्टी खरीदें, डे लो का स्टॉप लॉस लगाइए, और 550-575 तक का। और उसकी वजह है कि डाउ फ्यूचर्स धीमे धीमे अगर मजबूत हो रहे हैं, 101 पॉइंट ऊपर हो जाए तो एक बार दिन का हाई आप वापस से छू सकते हैं, वहां जा सकते हैं, वहां प्रॉफिट बुक कर लिए। एक अटेम्प्ट आ सकता है अगर डाउ फ्यूचर्स इसी तरह से थोड़ी मजबूती बना ले तो। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 38,250 के आसपास है, डे लो 100 पॉइंट की रिस्क है, स्टॉप लॉस लगा लें डे हाई के आसपास के टारगेट के लिए। और बेहतर है ऑप्शंस के जरिए करें, लेकिन ज्यादा प्रीमियम है नहीं, तो आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन कोई बहुत बड़ा पैसा आपका बन जाएगा रेंज के बीचों बीच में करके तो मुश्किल है। सो बेहतर है वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन ज्यादा बढ़िया। ये उनके लिए जिन्हें कुछ ना कुछ करना ही है। अदरवाइज मार्केट कुछ भी नहीं करने की संकेत ज्यादा दे रहा है कि आप इंतजार करें, बेहतर होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, कोई बात नहीं। बट ऐसे कोई खराब संकेत नहीं है। इनफैक्ट ग्लोबल मार्केट से तो आपको अच्छे संकेत ही आ रहे हैं और नतीजे भी आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं।
NHPC यहाँ पर आय 2417 करोड़ से बढ़कर 2785 करोड़ की आपने आती हुई देखी है, तो आय में आपने अच्छी बढ़त देखी है। पिछली तिमाही के नतीजे के बाद हमने मैनेजमेंट से भी बात करी थी, कमेंट्री उनकी काफी पॉजिटिव थी। मुनाफा 908 करोड़ से बढ़कर 1040 करोड़ का आते हुए दिख रहा है। तो ऑन द फेस ऑफ इट फर्स्ट कट आय और मुनाफा दोनों में अच्छी बढ़त आपने देखी है जहां तक NHPC का सवाल है। हालांकि स्टॉक इस समय 2% नीचे, ऑपरेशनली कैसे रहे नतीजे वहां से थोड़ी डिटेल्स निकालने की कोशिश करते हैं। बट NHPC 20% आय बढ़कर आई है, अच्छा आंकड़ा है, और मुनाफे में भी आपने अच्छी बढ़त देखी है। IRFC के भी अभी थोड़े पहले नतीजे आए थे, वहां पर भी अच्छी परफॉर्मेंस दिख रही थी। मार्जिन 60% से घटकर 53% के आए, तो वो आपको एक फैक्टर दिखा रहा है क्यों स्टॉक आपको इस समय नेगेटिव रिएक्शन दिखा रहा है। तो मार्जिन्स पर आपने गिरावट देखी है, कामकाजी तौर पर डेफिनेट वीकनेस दिख रही है जहां तक NHPC का सवाल है। आइए ऐसे ही कुछ और नतीजों के बारे में जानते हैं। अरमान हमारे साथ तैयार है और साथ ही कुशल भी हमारे साथ बताने के लिए कि क्या है इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। तो एक बार पहले ट्रिगर्स पर डालते हैं नजर। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स में अभी भी नंबर्स काफ़ी सारे आने बाकी हैं। हिंडाल्को के तो आ गए निफ्टी से, पर टाटा कंज्यूमर, कोल इंडिया और आइशर मोटर्स के नंबर्स आ सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर F&O स्पेस से और भी काफ़ी सारी कंपनियां हैं, जिसमें आरती इंडस्ट्रीज, अबॉट इंडिया, साथ ही ग्लेनमार्क फार्मा, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, IRCTC, इनफैक्ट आपको मेट्रोपोलिस, सेल जैसे स्टॉक्स पर भी नजर रखनी है क्योंकि इनके भी नंबर्स आने वाले हैं। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे पर प्रधानमंत्री मोदी आज 4:30 बजे सेकेंड जनरेशन जो एथनॉल प्लांट है हरियाणा में, उसका इनॉग्रेशन करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही आज शाम US में जो जुलाई महीने का CPI आंकड़ा है वो भी आता हुआ दिखेगा। कल निफ्टी से अपोलो हॉस्पिटल्स अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी, साथ ही F&O स्पेस से बाटा, भारत फोर्ज, पेज इंडस्ट्रीज, ट्रेंट समेत औरबिंदो फार्मा के नतीजों पर आपको नजर रखनी है। SP एपरल्स, यहाँ पर बोर्ड बैठक होने वाली है, शेयर बाईबैक पर कंपनी विचार करती हुई नजर आएगी। साथ ही रूबी मिल्स, यहाँ पर भी बोनस शेयर जारी करने पर बोर्ड बैठक होगी। बिरला सॉफ्ट, इसका बाईबैक शुरू होता हुआ दिखेगा कल से। इनफैक्ट इशूज साइज जो है वो करीबन 78 लाख इक्विटी शेयरों का है और 500 रुपये प्रति शेयर यहाँ पर प्राइस रखा गया है। लॉयल टेक्सटाइल मिल्स, ये NSE पर लिस्ट होगा, BSE पर इसकी लिस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है। साथ ही एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे काफ़ी सारे स्टॉक्स, जिसमें चुनिंदा नाम इंडसइंड बैंक, हिंडाल्को, कोल इंडिया, डिविज लैब, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे स्टॉक शामिल हैं। यही नहीं, ग्लोबल इवेंट के लिहाज से जापान के बाजारों में कल छुट्टी है। साथ ही सिंगापुर, इसकी दूसरी तिमाही के जो GDP आंकड़े हैं वो आते हुए नजर आएंगे। 12 अगस्त शुक्रवार निफ्टी से डिविज लैब, हीरो मोटोकॉर्प, ग्रासिम इंडस्ट्रीज और साथ ही ONGC अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। साथ ही F&O स्पेस से भी अपोलो टायर्स, एस्ट्रल लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इंडिया सीमेंट्स, इन्फो एज, PFC, सन टीवी, जी एंटरटेनमेंट और मुथूट फाइनेंस भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। इनफैक्ट CPI डेटा आएगा जुलाई महीने का और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डेटा पर भी हमारी नजर होगी जो जून महीने के आते हुए दिखेंगे। SJVN बोर्ड बैठक होगी फंड जुटाने पर। साथ ही हिंदुस्तान जिंक हिस्सा बिक्री पर 6 मर्चेंट बैंकर्स का प्रेजेंटेशन होने वाला है, तो ये एक बड़ा इवेंट हो सकता है। IPO में सिरमा SGS टेक्नोलॉजी का IPO खुलता हुआ नजर आएगा। 12 से 18 अगस्त तक ये IPO खुला रहेगा, तो यहाँ पर नजर रखिए। कुल इशू साइज 840 करोड़ रुपए का रखा गया है। फाइनल डिविडेंड आइशर मोटर्स ने जो दिया है वो एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से UK के दूसरी तिमाही के GDP आंकड़े समेत हांगकांग के भी GDP आंकड़ों पर आपको नजर रखनी है। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डेटा आने वाले हैं। ऑफकोर्स सबसे इंपॉर्टेंट डेटा आज शाम है जब अमेरिका में इन्फ्लेशन डेटा आएगा। बट आइए कुछ और नतीजे आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। कुछ नतीजे ऑलरेडी आ चुके हैं, इंक्लूडिंग कुछ F&O कंपनीज और निफ्टी कंपनीज के, इनके बारे में जानते हैं अरमान के साथ। अरमान, गुड आफ्टरनून। पहले तो जो नतीजे आज आ चुके हैं उनके बारे में बताएं। जी, सबसे पहले हिंडाल्को दिग्गज के नतीजे काफ़ी बढ़िया नतीजे आते हुए दिखे हैं आपको। कंसोलिडेटेड मुनाफा देखेंगे, वहाँ पर लगभग 48% का उछाल देखा गया है। आय में भी लगभग 40% का उछाल देखा गया है और मार्जिन्स भी वो फ्लैट मेंटेन रखते हुए दिखे हैं, 15% पर आते हुए दिखे हैं। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के अगर नतीजे देखेंगे तो मुनाफा लगभग 61% बढ़कर आया है, वहीं आय में भी आपको 60% की बढ़ोतरी देखी गई है और मार्जिन्स हालांकि थोड़े से कटे हैं, 18% से घटकर 17.1% पर आते हुए दिखे हैं। क्यूमिंस के अगर नतीजे देखें तो मुनाफा में आपको गिरावट दिखी है 16% की, हालांकि आय जो है आय में 43% का उछाल देखा गया है और कामकाजी अगर मुनाफा देखेंगे, कामकाजी मुनाफे में भी उछाल देखा गया और मार्जिन्स भी बढ़कर आए हैं। तो मुनाफे के घटने का रीजन ये है कि एक जो एक्सेप्शनल इनको लॉस हुआ है इस बार लगभग 14 करोड़ का, और पिछले एक बार के अगर देखेंगे तो इनको 132 करोड़ का एक्सेप्शनल प्रॉफिट था। इप्का लैब्स की अगर बात करें तो मुनाफे में 54% का आपको कट देखा गया है, वहीं आय देखेंगे तो आय लगभग 5% बढ़कर आई है और मार्जिन्स में भी गिरावट देखी गई है, लगभग 27% से घटकर 17% पर आते हुए दिखे हैं। ज़ायडस लाइफ साइंस की बात करें तो मुनाफा में लगभग 12% की आपको
गिरावट होती हुई दिखी है। आय में लगभग फ्लैट रही है, आय 1% बढ़कर आई है। वहीं अगर आप दूसरी जगह बात करेंगे तो इनका भारतीय कारोबार है, वहां से आय देखेंगे तो 1820 करोड़ की आय आती हुई दिखी है। मैक्स हेल्थ केयर की बात करें तो मुनाफा लगभग 14% बढ़कर आता हुआ दिखा है। आय में भी आपको लगभग 7% का उछाल दिखेगा और मार्जिन्स में भी थोड़ा इंप्रूवमेंट देखा गया है, 24.4% से बढ़कर 24.8% पर। एमी ऑर्गेनिक्स मुनाफा 8% बढ़कर आया है। वहीं आय की अगर बात करेंगे, आय 16% बढ़कर आती हुई दिखी है। प्रिसिशन वायर की अगर बात करें तो मुनाफा 46% बढ़कर आता हुआ दिखा है। आय में भी अच्छी बढ़ोतरी देखी गई है, 530 करोड़ से बढ़कर 820 करोड़ पर आते हुए दिखे हैं और मार्जिन्स हालांकि थोड़े से घटकर आए हैं, 4.6% से घटकर 4.1% पर आते हुए दिखे हैं। और अंत में किर्लोस्कर ब्रदर्स पर अगर देखेंगे आप, आय 25% बढ़कर आई है और मुनाफे की बात करेंगे, मुनाफे में आपको 28% का उछाल देखा गया है। ओके, तो ये है आपके लिए नतीजे। अरमान, कुछ खबरें भी हैं, ये भी बताएं। ओके, तो ये है ढेर सारी खबरें और ढेर सारी नतीजे, इन पर रहेंगे फोकस। और भी हैं खबरें सर अभी सिर्फ नतीजे बोले। नतीजे के अलावा खबरें भी है? यस सर, उसको बताओ, शॉर्टलिस्ट करें। बताओ वो भी छोटी करके। चलो, ट्यूसडे को मिलना नहीं, ट्यूसडे नहीं, ट्यूसडे तो फिर भी ट्यूसडे रहेगा, वेडनेसडे से मिलना। इतनी सी खबर रहेगी, इतनी सी। फॉन्ट बढ़ा देंगे। हाँ, फॉन्ट बढ़ा करके फिर दोगे। ठीक है, बताइए। खबरों में सबसे पहले फाइजर पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो उनके एमडी एच श्रीधर साहब हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है और ये समय से पहले रिटायरमेंट का फैसला लिया है। हालांकि जब तक नए एमडी नियुक्त नहीं हो जाता है, वो संभालते रहेंगे पद। जेएसडब्ल्यू एनर्जी जो कंपनी की सब्सिडरी है, वो मैत्रा रिन्यूएबल को खरीदेगी और जिस कंपनी को खरीदेगी उसके एंटरप्राइज वैल्यू 10,500 करोड़ के आसपास की गई है। एलएनटी पर ध्यान रखिएगा, इनको 1,000 से 2,500 करोड़ के रेंज में एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। एनबीसीसी को भी एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। विदेश मंत्रालय से 175 करोड़ का एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट को भी एक 512 करोड़ का एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और अंत में कुछ ब्लॉक डील्स है मेरे पास, जिसमें आईसीसीआई बैंक 43 लाख शेयर्स, जोमेटो लगभग 11 लाख शेयर, किर्लोस्कर न्यूमेटिक 12 लाख और किर्लोस्कर फेरो में लगभग 31 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए ढेर सारी खबरें जिन पर आज दिखेगा एक्शन। आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल हमारे साथ तैयार है, बैक टू बैक ढेर सारे बिगुल। वागले साहब के साथ करेंगे शुरुआत, वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून। मुझे बाय करना है पॉलीकैब, 2400 का लेवल कंफर्टेबली निकाला है और अभी सीधे 100 रुपए की तेजी के लिए एक नया ये खुल रहा है, तो 2415-20 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है, यहाँ पर बाय करें। 2400 के नीचे का स्टॉप लॉस 2395 का और 2500 तक की वन वे मूव मुझे 1 से 2 दिनों में दिखाई देती है। और इसका ये स्टॉक का बीटा बहुत हाई है, जब मूव आती है वन वे आती है, तो इसके लिए आधा % 1% के लिए ट्रेड ना करें, इसमें सीधे 75 रुपए की मूव मिलनी चाहिए उसके आसपास की। ओके, तो ये है आपके लिए पॉलीकैब में खरीदारी करने की राय, 2395 के स्टॉप लॉस के साथ 2500 के टारगेट के लिए। अगला बिगुल किरण जी के लिए, किरण का कमाल। बताएं किरण जी। अनिल जी वेरी गुड आफ्टरनून, दीप आफ्टरनून। बाय करना है बीएल ये काउंटर लगातार हम 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई, ओपन ब्लू का टेरिटरी में चलते नजर आ रहे हैं। पिछले 5 दिनों कंसोलिडेशन के बाद वापस आज इसने ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में पदार्पण कर दिया है। जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, मैं मानता हूं कि आपके टारगेट्स फ्यूचर्स में 297 299 के देखने को मिलेंगे। इसके लिए 3 से 4 दिन देने पड़ेंगे। आपका स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है, 285.5 का रखना चाहिए फ्यूचर्स में और लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने चाहिए। करने की राय किरण जी की तरफ से बीईएल में। आइए बढ़ते हैं आगे। नितिन जी जुड़ेंगे थोड़ी देर में, देंगे आपके लिए एक बेहतरीन पिक और या फिर हो सकता है निफ्टी की स्ट्रेटेजी भी। तब तक आशीष सर हमारे साथ है। गुड आफ्टरनून सर, बताएं मार्केट व्यू और कोई अगर आपकी स्ट्रेटेजी है तो। अनिल जी, मार्केट व्यू वही है जो वेंसडे को भी था, फ्राइडे को भी था और मंडे को भी था कि मार्केट कहीं नहीं जा रही। अनिल जी आज स्क्रीन पे देखिए 4 पॉइंट माइनस है मार्केट, मतलब वीकली एक्सपायरी है कल और मतलब इन्फ्लेशन का नंबर आना है। और 2 दिन पहले भी अनिल जी जो मैंने परसों 2 स्प्रेड भी दिए थे वो शेयर करता हूँ आपसे, तभी ये व्यू था कि अनिल जी मार्केट कहीं नहीं जा रही। पिछले 2 हफ्ते के हादसे के बाद से अनिल जी जो मेरे हिसाब से ऑप्शन डेटा है ना, कि पहले कभी कॉल सेलर को ट्रैप किया, फिर पुट सेलर को ट्रैप किया,
ये हफ्ता जो है मुझे लगता है थीटा स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छा था, और यही हम क्लाइंट से शेयर कर रहे हैं कि कोई मारामारी नहीं होने वाली। तो अनिल जी, ना 200 पॉइंट नीचे जा रहा है, ना 200 पॉइंट ऊपर जा रहा है, और ये व्यू पिछले 7 दिनों से हम कैरी कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा व्यू है कि अनिल जी कुछ भी नहीं हो रहा है मार्केट के अंदर, तो कोई मारामारी नहीं है। जबरदस्ती कॉल्स निकाल के 2 रुपए स्टॉक ऊपर नीचे हो रहा है, 2-2.5 रुपए, 3 रुपए, आधा %, 1/4%। तो ऐसी मार्केट में नहीं कि पेशेंस टेस्टिंग होती है, तो उस पेशेंस टेस्टिंग के लिए या तो थीटा स्कैल्पिंग वाला एक रूट अच्छा होता है, या फिर आप थोड़ा कॉशियस व्यू रखिए, या स्प्रेड्स अनिल जी ऐसी मार्केट के लिए तो बहुत ही बढ़िया होते हैं। तो अनिल जी 17,400 17,200 का स्प्रेड वो प्रॉफिट में था। परसों अनिल जी आपने बात भी की थी, जब मैंने 17,500 300 का स्प्रेड दिया था 15-16 रुपए की कॉस्ट पे, वो अनिल जी 35 रुपए हो गया है। तो मतलब जितना पैसा आपने लगाया अदर देन मार्जिन, मैं मार्जिन को अनिल जी एक हेल्दी चीज मानता हूँ, वो तो मैं एफडी भी दे सकते हैं, जो मैं बार बार हाईलाइट करता हूँ कि जितना पैसा आपने कॉस्ट लगाया वो आपको एक एक दिन में दुगना होके मिलता है। तो अनिल जी बहुत अच्छा स्प्रेड है। तीसरी चीज अनिल जी, अगर आपको ध्यान हो, आपने कहा था अगर 17,700 जा रहा है तो कॉल ही क्यों ना ले लें। तब भी मैंने ये बात की थी अनिल जी कि पॉजिटिव भी है, लेकिन वो 1-2 दिन में कुछ भी नहीं हुआ तो थीटा डिके हो जाएगा, प्रीमियम टूट जाएंगे। प्रिसाइजली वो चीज देखिए कि मार्केट पॉजिटिव टोन में है, नीचे भी नहीं है, 10-20-50 पॉइंट जो झटका देती है, उसके बाद अनिल जी देखिए 525 के अराउंड ही है, तो थीटा डिके हो गया। प्रिसाइजली यही रीजन था जो मैं कह रहा हूं कि मार्केट कहीं नहीं जा रही है, नैरो दायरे के अंदर है। और ये भी एक अनिल जी इंपॉर्टेंट व्यू है, बड़ा व्यू है, क्योंकि आप ऐसे टाइम पे अगर सौदा खड़ा कर लेते हैं, क्योंकि जितना मार्जिन हम ट्रेडर्स के पास जनरली होता है, हम चौको ब्लॉक कर देते हैं, कुछ ना कुछ ट्रेड करना ही, यानी जी ट्रेड करना है तो करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, हम जितना मर्जी बोलें। लेकिन अगर राइट टाइम पे ट्रेड हो तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल होता है। तो इसलिए होता है कि ट्रेड उस तरह से करें कि मतलब मजा आए आपको, कि पार्टिसिपेट करके, ना कि बोरिंग होके और फ्रस्ट्रेट होके वो ट्रेड भी खराब हो जाए और टूट जाए। तो हैविंग सेड दैट अनिल जी, व्यू अभी भी वही है मेरे हिसाब से। जो एक्सपायरी व्यू है कल की रेंज 17,350 17,650। अब बायस थोड़ा पॉजिटिव है, तो उसके लिए अनिल जी कल के लिए अब एक बुल स्प्रेड है, आप कहें तो मैं शेयर करता हूं। उससे पहले अनिल जी कोई स्टॉक में लंबा चौड़ा व्यू नहीं है। एल&टी पॉजिटिव व्यू था, कंटिन्यू कर रहे हैं। टाटा पावर मैंने विड्रॉ कर लिया था कि दम नहीं दिखा रहा, और अब 15 मतलब ये मेरे हिसाब से छोटा महीना और आधा महीना हो गया। अगर अब 233-34 नहीं गया तो अनिल जी मुझे लगता है कि टाटा पावर अंडर परफॉर्म भी कर सकता है, हो सकता है नेगेटिव भी हो जाए, और जो पॉजिटिव मूव आना है वो अगले महीने आए। तो मैं बार बार इसलिए कैविट दे रहा हूं कि लोग वेट करते हैं, छोटा लॉस बुक नहीं करते, देख सकते हैं, लेकिन मैं उसे विड्रॉ कर चुका हूं। विप्रो कल और आज में थोड़ा नीचे आया है, जबकि हमने स्प्रेड बनाया हुआ है, व्यू पॉजिटिव है, और भारती का व्यू पॉजिटिव है। यही 3-4 स्टॉक्स है अनिल जी, इसके अलावा स्टॉक्स में व्यू नहीं है। एक कल के लिए एक बुल स्प्रेड है अनिल जी, कि इन्फ्लेशन के नंबर आने हैं, थोड़ा सेफ भी रहना है, और अगर पॉजिटिव आ गए तो एक मूव भी खानी है, उसके लिए एक स्प्रेड है, मैं शेयर करता हूं। बिल्कुल, मैं आपके पास आ रहा हूं आशु सर, लेकिन तब तक एक बार जल्दी से बिल्कुल निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। स्वागत है, गुड आफ्टरनून, बताएं सर। अनिल जी 17,500 की कॉल ऑप्शन लेंगे, 106 रुपए में मिल रही है अभी, और इसके टारगेट होंगे 150 के, और स्टॉप लॉस होगा इसका 70 रुपए का। आज पूरे दिन थकाने के बाद मार्केट में ये ब्रेकआउट लास्ट में हो रहा है, और मॉर्निंग डिप भी बाइंग हुई है, तो ओवरऑल मार्केट में बाइंग है, और कल एक्सपायरी है, तो मुझे लग रहा है 17,650 की तरफ एक्सपायरी होगी। तो हम 17,500 की कॉल 106 में लेते हैं, 140 150 ऐसे टारगेट होगा, 70 का स्टॉप लॉस होगा। मुझे लग रहा है अभी से लेके 1 घंटे में शॉर्ट कवरिंग आएगी, इसमें 130 140 की तरफ ये मूव कर सकता है। ठीक है, और एकदम परफेक्ट रीडिंग है नितिन जी। मैं थोड़ा माफी चाहता हूँ, शायद थोड़ा लेट हो गया आपके पास आने में, तब तक 15-20 पॉइंट निफ्टी बढ़ा भी है, नहीं तो और भी बढ़िया एंट्री हो जाती थी। मेरे ख्याल से 17,500 के आसपास ही नितिन जी एंट्री करना चाहते, तो वहां से तो बहुत बढ़िया होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब भी अच्छा है, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स अब आप देखिए 85 पॉइंट ऊपर हो चुके हैं, नैस्डैक फ्यूचर 55 पॉइंट ऊपर हो चुके हैं, तो मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए आइए बिगुल सिंह के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु जी। अनिल जी कल के लिए सेम जैसा नितिन ने बोला, मेरा भी व्यू है 17,500 की कॉल एक लेनी है, लेकिन अनिल जी मेरे को 17,650 की 150 पॉइंट ऊपर की 2 बेचनी भी है, और इस स्प्रेड में अनिल जी कॉस्ट आएगी कोई 28-30 रुपए की मेरे हिसाब से। तो अनिल जी मुझे ये 30 रुपए, 31 रुपए, 29 रुपए, 32 रुपए, जो भी 30 रुपए 32 रुपए है, ये देने हैं। मतलब आज मैं इसको लगाने के लिए तैयार हूं। परसों में 50 रुपए का अनिल जी जो स्प्रेड मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं देने को तैयार नहीं हूं, बट आज अनिल जी मुझे 17,500 की एक कॉल लेनी है, 17,650 की 2 बेचनी है, कॉस्ट आएगी 30-32 रुपए, वर्स्ट केस आपका 30-32 रुपए है, और अनिल जी आप सेफ हैं इसमें 15,800 तक। तो 15,500 से 15,800 में
कहीं भी अनिल जी कल क्लोजिंग आ गई और अगर 150 पॉइंट ऊपर हो गई तो अनिल जी बहुत बड़ा जैकपॉट लग जाएगा इसके अंदर। तो आप ये ट्रेड को ओवरनाइट ले जा सकते हैं कि अभी शॉर्ट कवरिंग नहीं आई, कल न्यूज के चलते कुछ हुआ, तो ये अनिल जी मेरी तरफ से ट्रेड है कि कल के लिए बुल स्प्रेड बनाना है। और जो 17,500 300 का स्प्रेड अनिल जी वो मुझे लगता है कि विड्रॉ कर सकते हैं अगर किसी को लास्ट तक वेट करना है या पार्शियल बुकिंग करनी है। अब वो मतलब अब वतन आपके हवाले है अनिल जी, मतलब हमारा काम है कि पैसा डबल करवा देना जितना लगाया है, उसके बाद फिर अनिल जी कुछ लक, कुछ रिस्क, और वो बात तो है, वो तो बहुत जरूरी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा अपना भी डिसीजन, अपना भी गट फीलिंग और होना ही चाहिए। आदमी खाना बना के दे सकता, चबा के थोड़ी देगा। मतलब यही कह रहे हैं ना आशु जी, ये चबाओ आप खुद। लेकिन इस पे आप राय देने से पहले लाइन थोड़ी सी लंबी, आशु जी मैं जल्दी से वापस आऊंगा आपके पास। सचिन जी लाइन में, सिमी जी लाइन में, किरण जी लाइन में, हमारी स्पेशल पेशकश सेक्टर स्पेशल वो भी लाइन में है, तो जल्दी से बिल्कुल किरण सॉरी नहीं कौन है लाइन में सबसे पहले, एक मिनट, सचिन जी के लिए बिल्कुल BTS डबल टी बताएं सर। थैंक यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर हिंडाल्को की वजह से जो मेटल्स में हलचल हो रही है, मुझे लग रहा है यहाँ पर जिंदाल स्टील पावर पे जरूर ध्यान देना चाहिए। इनफैक्ट लॉन्ग बिल्डअप करने की सलाह होगी यहाँ पर। इमीडिएट बेसिस पे जो एक रेजिस्टेंस है 398 399 के आसपास का, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस ब्रेक होगा एंड 412 तक ये पर्टिकुलर रैली 1 से 2 दिनों में अनफोल्ड होनी चाहिए। सो खरीदारी करनी है जिंदाल स्टील में फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 394 पे एंड एक ही टारगेट दूंगा 410 का। मुझे लग रहा है 1 से 2 दिनों में ये हासिल हो जाना चाहिए। तो ये है आपके लिए राय आती है JSPL का फ्यूचर खरीदने की। बिल्कुल है अगला सिमी जी के लिए। जी सिमी जी बताएं। अनिल जी वेरी गुड आफ्टरनून। अभी मुझे BTST कॉल देना है हिंडाल्को पर ही। हिंडाल्को का रिजल्ट्स के बाद एक बढ़िया सा ब्रेकआउट आया है। इनफैक्ट ब्रेकआउट इसका 29 जुलाई में ही आया था चार्ट पर, डेली चार्ट में देखेंगे तो। और उसके बाद ये पूरा 7 से 10 ट्रेडिंग सेशन से कितना बड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में अटक गया था। आज रिजल्ट्स के बाद एक बूस्ट मिल गया, स्टॉक इसका जो प्रीवियस हाई था, जो स्विंग हाई था, उसको क्रॉस कर दिया था और अभी ये स्टॉक 440 के आसपास है। करंट लेवल से ही खरीद कर चलने का सलाह होगा। 445 454 का 2 इनिशियल टारगेट्स है। क्रॉस करेगा तो सीधा जाके 470 तक जाएगा। इन दिनों में हिंडाल्को चला ही नहीं है और अभी ये मेटल में जो हलचल देखने को मिला है ना, इस मेटल का रैली को लीड करेगा हिंडाल्को। 470 का बड़ा वाला टारगेट के लिए हिंडाल्को तैयार हो चुका है। 430 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। ओके, तो हिंडाल्को में खरीदारी करने की राय। आइए जल्दी से बिल्कुल एक किरण जी के लिए भी। जी किरण जी बताएं सर। अनिल जी थोड़ा सा डिस्टरबेंस देखने को मिल रहा होगा। मुझे देखने इधर पावर कट हो गई है, पर फिर भी कॉल तो जारी देखने को मिल जाएगा। अनिल जी जिस तरीके से ऐसा लग रहा है कि ओहो, मतलब बहुत सारी फिल्मों में तो ऐसा अंधेरा करके शूट करना पड़ता है। exactly, आपका तो नेचुरल निकल के आ रहा है किरण जी। आ गई अनिल जी। अब चमके किरण जी। बताइए सर। अनिल जी पिछले हफ्ते हमने 2 कॉल्स दिए थे। टाटा केमिकल्स वो तो डबल से ऊपर होके गया। शुक्रवार को मैंने सोमवार को IRCTC दिया था, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता नजर आ रहा है और ये भी हाई कन्विक्शन काउंटर रहेगा। इसमें ऑप्शन और फ्यूचर दोनों स्ट्रेटेजी दूंगा, पर ये हाई कन्विक्शन ट्रेड है। बाय करना है नेशनल एल्यूमिनियम का 80 एट द मनी का कॉल ऑप्शन, जो कि 3 रुपीज 65 पैसे के आसपास है। आपका स्टॉप लॉस 2 रुपए 50 पैसे रहेगा, यानी लगभग 1 रुपए 10 पैसे का आपका रिस्क है। पर उसके सामने टारगेट्स बहुत बड़े हैं अनिल जी। पहला टारगेट 7 रुपए का है, दूसरा टारगेट 9 रुपए का, तो यहाँ पे भी आपका प्रीमियम डबल होते नजर आएगा। एक डिस्क्लोजर इसमें कि हमने ये क्लाइंट को कॉल अभी दिया है, तो मेरा मानना है कि ये हम अभी बेचेंगे नहीं, इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ट्रेल करते नजर आएंगे। फ्यूचर्स में मेरा टारगेट 87 और 89 ये है, तो मेरा मानना है कि हमने फ्यूचर्स में हमारे क्लाइंट्स को दिया है, तो हम ये फ्यूचर्स ट्रेल करते चलेंगे। पर जिस तरीके का ब्रेकआउट है ये बहुत हाई कन्विक्शन वाला है, बहुत ही अच्छे प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये है आपके लिए 80 रुपए 75 पैसे के आसपास चल रहा है। 80 रुपए का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदिए 7 और 9 रुपए के टारगेट के लिए। ये राय आपके लिए आती हुई दिख रही है इस वक्त किरण जी की तरफ से। बाजार मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। आइए बढ़ते आगे और एक और बिगुल है आशु सर के लिए, स्विंग के सुल्तान आशु मदान।
बताएं सर। अनिल जी, ये मंथली एक्सपायरी की कॉल है, अभी हमने क्लाइंट से शेयर करी है। मंथली एक्सपायरी ऑफ बैंक निफ्टी 30। अनिल जी, बैंक निफ्टी में अभी भी स्ट्रेंथ दिख रही है, आज भी सारा दिन दिखी है, और जिस तरह से स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं लग रहा है बैंक निफ्टी में कुछ धमाल हो सकता है। तो 39,000 की अनिल जी 25 अगस्त जो मंथली एक्सपायरी है 39,000 की कॉल 310 से 315 का भाव चल रहा है, इस भाव पे लेनी है अनिल जी। 175 से 200 रुपए के बीच का स्टॉप लॉस मींस 30% ऑफ द प्राइस, और 40% लगा लीजिए, 50% अनिल जी मैक्सिमम लगा लीजिए, उसका स्टॉप लॉस रखना है। और टारगेट 100% ऊपर का 550 से 600 रुपए का भाव बन सकता है इसके अंदर। तो मुझे लगता है कि अनिल जी, क्योंकि उसका मतलब ये नहीं कि 39,500 ही बैंक निफ्टी ने जाना है, लेकिन अगर अगले 4-5-7 दिनों में कल की एक्सपायरी में गैप अप के बाद या कुछ भी अगर 400-500 पॉइंट की मूवमेंट आ गई तो अनिल जी ये बहुत अच्छा इसमें मोमेंटम बन सकता है और ट्रैक्शन आ सकता है। तो मंथली एक्सपायरी की 39,000 की बैंक निफ्टी की कॉल, बाय प्राइस 310 से 315, स्टॉप लॉस 175 से 200 के बीच में, और टारगेट अनिल जी 550 से 600। ये बैंक निफ्टी की बाय कॉल करनी है अनिल जी, कोई स्प्रेड नहीं है, प्लेन वनीला बाय कॉल है। आशु जी, पिछली बार ऐसा कमाल कब किया था आपने कि बिना मतलब स्प्रेड के, बिना ऊपर का कॉल वॉल बेचे हुए? जरा याद करके बताएं। अनिल जी देखो, कुछ चीजें पॉपुलर डिमांड पे भी करनी पड़ती हैं, और कुछ चीजें वो जो पैटर्न है उसको ब्रेक करने के लिए भी करनी पड़ती हैं, और कल कुछ चीजें अनिल जी जरा अपनी टांग कम अड़ा के बिल्कुल हिसाब से दूसरे के हिसाब से भी करनी पड़ती है। तो अनिल जी वो कभी कभी हमारे जो हमारे रिसर्च हेड है वो भी कहते हैं कि आप सिर्फ स्प्रेड देते रहते हो, बहुत ज्यादा सेफ चलते हो, कभी कभी वो भी कर लिया करो। तो कभी कभी अनिल जी कॉपी पेस्ट भी करना पड़ता है। बहुत ही बढ़िया। तीनों चीजें मैंने बिल्कुल ऑनेस्टली आपसे शेयर कर ली। बस अब मुझे मेरी जिंदगी में एक और दिन देखना बाकी है आशु जी, जिस दिन आप सीधा बैंक निफ्टी का फ्यूचर खरीदने की राय देंगे। सीधे कॉल पे तो आ गए, फ्यूचर वाली और भागे, लेकिन दिल खुश कर दिया आपने। बस सीधा बिना स्प्रेड का कॉल देकर मजा आ गया। तो ये है आपके लिए 39,000 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय, लेकिन ध्यान रहे मंथली वाला है। मंथली वाला, हाँ, ये कल वाला मत ले लेना भाई साहब, फिर आप बोलेगा आशु जी को ढूंढते फिरेंगे। मंथली वाला है ये 25 अगस्त का, तो एंजॉय करें। ये है आपके लिए बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी वाकई में कमाल करने को तैयार होता दिख रहा है दीप, जिस हिसाब से मजबूती दिखा रहा है गजब। और अब तो डाउ फ्यूचर भी सेंचुरी मारने के मूड में, तो धीमे धीमे तेजी की तरफ हम बढ़ रहे आगे, मना रहे हम आजादी का अमृत महोत्सव। और इस विशेष मौके पर हमने आपके लिए कुछ निवेश के लिए आज से बेहतरीन सेक्टर चुने हैं। कौन से हैं वो सेक्टर्स जहां पर आने वाले समय में आपको मिल सकता है भरपूर मुनाफा, और दे सकते हैं जो आपको निवेश का बड़ा मौका। आइए जानते हैं एक और दमदार सेक्टर। नुपुर हमारे साथ जुड़ रही है इस वक्त। नुपुर बताइए। बताएं नुपुर। कंजम्पशन सर मेरे रडार पे है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर होता है हर इकोनॉमी, हर देश के लिए। और जब बात आती है भारत की, जहां 140 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, तो कंजम्पशन जैसे सेक्टर में ग्रोथ आना तो निश्चित है। कहाँ से आएगी ये ग्रोथ? तो सबसे पहले सरकार का ही टारगेट है कि ये इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की हो, उसी के चलते आपको कंजम्पशन में डिमांड आती दिखेगी। सबसे पहले अगर हम नज़र डालें तो ये ग्रोथ जो बदलती जागरूकता है उसके चलते अब लोगों में प्रोडक्ट्स को लेके, ब्रांड्स को लेके, और जो इजी एक्सेस मिल रहा है इंटरनेट और ई कॉमर्स के जरिए, उसके द्वारा आपको इस सेक्टर में ग्रोथ आती दिखेगी। साथ ही साथ जो लाइफस्टाइल चेंजेस है और जो बदलती जीवन शैली है, उसके चलते भी कंजम्पशन में आपको काफ़ी बढ़त आती दिखेगी। आगे चल के इन्फ्लेशन में थोड़ी सी कमी, और जो शहरीकरण हम देख रहे हैं जिस हिसाब से अभी हो रहा है बढ़ती आय के चलते, और जो प्रीमियमाइजेशन है वहाँ भी घरेलू खपत से भी कंजम्पशन में पिकअप आते आपको दिखेगा। कंजम्पशन से जुड़े सारे सेक्टर्स को फ़ायदा होना तय है। जैसे ही पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, चाहे वो FMCG स्पेस हो, पर्सनल हेल्थ केयर हो, अपैरल हो, फैशन हो, रेसिडेंशियल होम, रियल स्टेट हो, हर जगह आपको बढ़त ही दिखेगी। खास बात यह है कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ आपको ग्रामीण भारत से आती दिखेगी, क्योंकि उसके दो कारण हैं। पहला, वहाँ की जो डिस्पोजेबल इनकम है उसमें ज़्यादा ग्रोथ होगी अर्बन ग्रोथ की तुलना में, और जो दूसरा जो पेनिट्रेशन है चीज़ों को लेकर, वो वहाँ पे अभी काफ़ी कम है। फिलहाल 45% कंजम्पशन ग्रामीण भारत से आता है और बचा हुआ शहरों से आता है। सबसे पहले इन पर्टिकुलरली अगर FMCG पे फोकस करें तो भारत का चौथा सबसे बड़ा सेक्टर है ये। उम्मीद है कि 15% की कंपाउंडेड ग्रोथ आती आपको दिखेगी, और 2030 तक जो ई कॉमर्स होगा
वो 11% का योगदान देगा पूरी एफएमसीजी बिक्री में। तो कौन से स्टॉक्स पे आपकी नज़र होनी चाहिए और कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, इसी के चलते जो लिस्ट है वो स्क्रीन पे बस आ ही रही होगी, जो काफ़ी जाने माने नाम है, काफ़ी मोमेंटम वाले स्टॉक्स है और काफ़ी इन्वेस्टर्स के फेवरेट भी है, जैसे कि आईटीसी, एचयूएल, नेस्ले, डाबर जैसे स्टॉक्स इस लिस्ट में आते हैं। एफएमसीजी के साथ साथ अप्लायंसेज और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में भी आपको 9% की ग्रोथ आती दिखेगी और इसी के चलते आपको नजर रखनी है वोल्टास, ब्लू स्टार, हैवेल्स जैसे स्टॉक्स पर। ओके, तो ये है आपके लिए कंजम्पशन प्लस एफएमसीजी, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन जबरदस्त कमाल करके दिखेगा और ऐसे में कुछ बेहतरीन स्टॉक आप चुनकर यहां पर कर सकते हैं निवेश। ये है आपके लिए एक अगली बेहतरीन थीम। आज जब समीर अरोड़ा साहब से हम बात कर रहे थे, उनका भी यही कहना था, अगर एक ही थीम 25 साल के लिए कोई चाहिए तो कंजम्पशन। अच्छा, यहाँ से एक सिंगल थीम और दूसरा फाइनेंशियल्स, बैंक्स, एनबीएफसी जो उनके ऑल टाइम फेवरेट है। बोले इन दो में तो कोई रिस्क है ही नहीं। हाँ, स्टॉक कभी कभी बदल सकते हैं, कोई पहले आ जाएगा, कोई बाद में आ जाएगा, कम आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा, वो एक अलग चीज़ है, बट ये दोनों है जो बने रहे। आपके स्पेशल 25 में भी 7 स्टॉक थे कंजम्पशन वाले, 7 थे ना? 7 थे और 5 फाइनेंशियल। आधी लिस्ट 25 में से 12 तो यही होगा। सही जवाब। अरे वाह समीर सर, आपसे विचार बहुत मिलते जुलते हैं हमारे, क्या बात है, वंडरफुल। सो आइए बढ़ते आगे और सिमी जी तैयार है और सिमी जी के लिए बिगुल और उसके बाद ढाई बजे की स्ट्रेटेजी भी तैयार है। जी सिमी जी बताएं। अनिल जी, हिंडाल्को के बाद पूरा मेटल में जितना बढ़िया मोमेंटम आ गया है, उसके बाद मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट के लिए VEDL वेदांता तैयार है। करंट लेवल से खरीदकर चलने का सलाह होगा। अभी 258 के आसपास है, कैश का भाव है। जब ये स्टॉक 263-64 का लेवल पार करेगा तब कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा, क्योंकि तब हम लोग फ्राइडे के लिए होल्ड करेंगे। बहुत ही बढ़िया सा ब्रेकआउट आ रहा है। 279-285 का टारगेट आएगा अगर 264 के ऊपर आज का क्लोजिंग आती है। ये 264 इसलिए क्रिटिकल है क्योंकि ये 100 डेमा है, क्रॉस करके सस्टेन करेगा तो मुझे लगता है, क्योंकि हिंडाल्को के बाद बहुत अच्छा बूस्ट मिल चुका है। क्रिटिकल है क्योंकि ये 100 डेमा है, क्रॉस करके सस्टेन करेगा तो मुझे लगता है, क्योंकि हिंडाल्को के बाद बहुत अच्छा बूस्ट मिल चुका है, तो मैं प्रीएम कर रही हूँ शायद ये 264 भी क्रॉस कर जाएगा। सारे जो लेवल्स मैंने दिए हैं सारे कैश का ही है। 279-285 का बड़ा टारगेट्स के लिए वेदांता रेडी हो रहा है। 250 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा, कैरी करेंगे 264 के ऊपर। तो ये है आपके लिए सिमी जी की तरफ से वेदांता पर खरीदारी करें मेटल। हिंडाल्को के बाद जो इतना बड़ा मुंह आया मेटल में, तो ये हिंडाल्को के बाद माना जाए कि जेएसपीएल के बाद माना जाए? नतीजे तो हिंडाल्को के। अच्छा, ओहो, सिमी जी का पक्ष लेने लगा है दीप। थोड़ी दोस्ती मेरे हिसाब से तो सचिन जी, हेलो, लेट मी टॉक टू सचिन जी। सचिन जी ने भी हिंडाल्को का ही जिक्र किया था। नहीं, एक मिनट, मैं और सचिन जी बात करेंगे, कोई बीच में नहीं बोलेगा। सबसे पहले, हाँ, पहले सचिन जी ने सबसे पहले कॉल दिया आज मेटल शेयर में जेएसपीएल का, उसके बाद सिमी जी ने हिंडाल्को, फिर नाल्को, वागले साहब को भी नाल्को पसंद था। तो सचिन जी ये बताइए, जैसे आपने सबसे पहले जेएसपीएल दिया, तो जेएसपीएल के बाद का मूव माना जाए या जैसा दीप और सिमी सोचें कि हिंडाल्को के बाद का? देखिए अनिल जी, ऑनेस्टली पहले नजर तो हिंडाल्को पे ही गई थी, बट सिंस रिजल्ट्स पे मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। बट जिस तरीके से ऑलरेडी वहां पर एक मूवमेंट हो गई थी, लगभग 4-4.25% की मूवमेंट ऑलरेडी हो चुकी थी, तो मुझे लगा कि यहाँ पर बेस्ट विकल्प होगा JSW स्टील या फिर जिंदाल स्टील। तो आई थिंक मैंने JSPL के साथ ना स्टॉक सिलेक्शन की तो बात ही नहीं, कोई सा भी लो, आपकी मर्जी है वो लो ना। मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपके पीछे ये सारे भागे या हिंडाल्को के पीछे आप भागे हो, मैं वो जानना चाह रहा। मैं तो हिंडाल्को के पीछे। अच्छा, ओके। अच्छा, अब ये बताइए खाली शॉर्ट में कि वागले साहब से आपका क्या रिलेशन है, कितना सम्मान करते हैं आप उनका? बहुत ज्यादा सम्मान करता सर। और वागले साहब के साथ आपने कुछ काम किया, ट्रेनिंग वेनिंग ली? जी बिल्कुल, ओके। पिछले वाली मस्ती की पाठशाला देखी थी, वागले साहब ने कहा था मैं सिमी जी से दोस्ती करूंगा। देखो, सिमी जी का खौफ अगर वागले साहब पे है तो सचिन जी पे भी है। बिल्कुल, बस एस्टैब्लिश हो गया, ऑल क्लियर। तो सिमी जी से वागले साहब डरते हैं, कुणाल जी तो डरते ही हो गया, सचिन जी का भी हो गया और दीप का भी हो गया। 4 तो हो गए। इन्फ्लुएंस बढ़ता जाए, सिमी जी का दायरा इन्फ्लुएंस का बढ़ता जा रहा है। आइए बढ़ते आगे, 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी का है वक्त। बिल्कुल, आइए।
सर अच्छे मूड में डाउ फ्यूचर्स 75 अंक ऊपर, नैस्डैक फ्यूचर्स में अच्छी बढ़त है, 0.5% ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स है और पिछले 3 दिनों से नैस्डैक गिर रहा है, स्पेशली कल जो 1.25% गिरा था तो उसके मुकाबले देखेंगे तो नैस्डैक फ्यूचर्स इस समय आउट परफॉर्म कर रहा है। यूरोप के बाजार भी ठीक मूड में दिख रहे हैं, कच्चा तेल $96 पर, कोई परेशानी नहीं है। रुपया आज सुबह मजबूत खुला था, वहीं पर है, मजबूती दिखा रहा है। और ऑफकोर्स आज शाम अमेरिका का इन्फ्लेशन डेटा है, उससे पहले मूड माहौल तो अच्छा दिख रहा है इस समय से। 17,500 में एक और ब्रेक लेवल ये है दीप। 17,500 के पुट पर 95 लाख शेयर हैं, 43 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। 17,500 के कॉल्स पर 1 करोड़ 1 लाख शेयर हैं, ऑलमोस्ट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। और क्योंकि 18,000 पे भी 1 करोड़ 1 लाख ही है, तो मतलब आप ये कह दो कि सिंपल सी चीज है। एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग डेटा बना है जो आशु सर भी ध्यान से सुनेंगे क्योंकि उनको बड़ा मजा आता है इसे सुनने में। 17,500 जिस लेवल पर ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट हो, दोनों ही पुट और कॉल का, जी पुट का 95 लाख, कॉल्स का 101, 18,000 पे भी 101 है तो 18,000 बहुत दूर है, मैं उसको गिन ही नहीं रहा, छोड़ दिया। तो इफेक्टिवली दोनों ही ओपन इंटरेस्ट एक ही जगह है और आप उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं आखिरी 1 घंटे में जाने के पहले। और डाउ फ्यूचर आपके सपोर्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। 3 बजे तक आपने 17,500 होल्ड कर लिया तो ये शॉर्ट कवरिंग दिखाएगा बढ़िया वाली, और 17,575 17,600 आपको आज ही देखने को मिलेगा। 600 आज ही, 575 से 600 ये डेटा दिखा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। 1 करोड़ शेयर अगर शॉर्ट हैं आज, जिसमें से 56 लाख शेयर आज ही हुए हैं और ऊपर से डाउ फ्यूचर्स आपके फेवर में है, तो फिर बढ़ने के लिए क्या चाहिए? करेक्ट। आपका स्टॉप लॉस होगा डे लो, 17,450 के आसपास का जो लो बनाया है वो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन पर स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग बने रहें। लास्ट तक अगर डाउ फ्यूचर नीचे नहीं आया, ये खींचने की तैयारी में, क्योंकि ये डेटा जहां 17,500 पर पुट और कॉल दोनों हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हो, एक ही प्राइस पर हो और उसके आसपास मार्केट और उसके ऊपर जाने के चांस ज्यादा हो, 70% प्रोबेबिलिटी ऊपर की ज्यादा है क्योंकि आपको डाउ फ्यूचर सपोर्ट कर रहा है, डेटा आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मना तो आप कभी कर ही नहीं सकते, 0% प्रोबेबिलिटी तो कभी होती नहीं है। तो इसलिए 70% चांस आपके है कि 17,500 होल्ड हो जाएगा। 3 बजे तक हुआ तो 17,575 17,600 तक की तैयारी निफ्टी कर रहा है, ये डेटा दिखा रहे हैं। 17,550 के आसपास हल्की सी रुकावट है, 50 लाख शेयर है, वो पार कर दिया तो और बढ़िया हो जाएंगे ये आपके। तो 550 से 600 में कहीं ना कहीं तो हम पहुंचेंगे, ये बात पक्की है। सो मजबूती वाला संकेत आता हुआ दिख रहा है, बढ़िया संकेत। हाँ, ये तो दिख रहा है डेटा में। अब आइए बैंक निफ्टी। 38,300 पर आप ट्रेड करें दीप। जो है ना सपोर्ट है बैंक निफ्टी का वो 38,200 से 38,300 की रेंज में, 100 पॉइंट की रेंज में। 38,200 पे 25 लाख हैं पुट में, 38,300 पे 25 लाख शेयर है, ठीक है। तो ये 100 पॉइंट की रेंज सपोर्ट है। 38,300 और 38,400 ही रुकावट की रेंज है, ये 100 पॉइंट की भी। सो इफेक्टिवली आप ये मान लो कि अब से लेकर 3 बजे तक आपको 38,300 में एक और ब्रेक लेवल है, ओके, है ना। 38,300 के ऊपर टिक रहे तो 38,400 से 38,600 की रेंज में कहाँ रुकेंगे, कहीं कहीं रुक जाएंगे। 38,300 के नीचे रहे तो 38,000 से 38,200 के रेंज में आकर रुकेंगे। सो बेसिकली 38,000 38,500 रेंज दिख रही है, 38,300 बीचों बीच लेवल दिख रहा है। बैंक निफ्टी का डेटा एकदम बैलेंस्ड है, बायस यहां पर भी पॉजिटिव साइड पर है, लेकिन बैलेंस डेटा है। लेकिन निफ्टी पर जो जिस लेवल के ऊपर आपको टिकना है वो संकेत दे रहा है, और बैंक निफ्टी पे अगर 38,300 के ऊपर टिकना शुरू करे तो थोड़ा बेहतर हो सकता है। लेकिन मैं फिर कहूंगा बैंक निफ्टी में उतने शॉर्ट नहीं है जितने निफ्टी में ज्यादा है। बैंक निफ्टी में शॉर्ट 38,300 के ऊपर ही होंगे टिकना शुरू करे तो मुझे लगता है कि निफ्टी भी आज थोड़ा जो पीछे रहा है अब कोशिश कर सकता है आगे बढ़ने की, थोड़ा ऊपर आने की, वो दिख रहा है। तो डेटा में व्यू तेजी की तरफ बरकरार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो व्यू तेजी का बरकरार है, बायस पॉजिटिव है और बाजार भी अच्छे मूड में आपको दिख रहा है। तो चलिए इसी अच्छे मूड को आगे बढ़ाते हैं और जुड़ते हैं सदाबहार सेठी साहब से उनकी शॉर्ट टर्म पिक्स के लिए। जी सेठी साहब स्वागत है, नमस्कार, बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, 2 स्टॉक है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है। कैश मार्केट के 2 स्टॉक, दोनों में खरीदारी, बताओ सर। अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है एक कंट्रारियन बेट है, एक मिड कैप आईटी स्टॉक है। स्टॉक का नाम है जेंसार टेक्नोलॉजीज, जो कि अभी 232 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये हर्षवर्धन गोइंका ग्रुप की कंपनी है जो कि मेनली बीएफएसआई, क्लाउड, एडवांस्ड इंजीनियरिंग, डेटा और प्लेटफॉर्म्स, इन सब सेगमेंट को कैटर करती है। कंपनी एक जबरदस्त कंपनी है, इनका कई सारी इंटरनेशनल जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज के साथ टाइप है, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए इनका माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, फिर एडोबी के साथ टाइप है, फिर अमेजन वेब सर्विसेज और गूगल क्लाउड, इनके साथ टाइप है फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए ओरेकल और सैप के साथ टाइप है। बाकी अनिल जी, इस कंपनी के हाल ही में तिमाही नतीजे आए थे और इन लाइन विथ मार्केट कि जैसे आईटी सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, इसके भी नतीजे थोड़े ढीले थे।
मतलब हालांकि रेवेन्यू वाज द हाईएस्ट एवर इन एनी क्वार्टर, रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ दर्ज करी, बट चूंकि मार्जिन्स पे हिट था, जिसका मेन कारण था वही एट्रिशन रेट या आपके वेज हाइक, और उसकी वजह से जो प्रॉफिट्स है वो थोड़े कम आए। बट मैंने डिटेल से इसके नतीजे देखे, कई सारे नए क्लाइंट्स ऐड करे हैं, कई अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं इनको, और बाकी कंपनी ने इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए भी एक जो नया एक इनोवेटिव फ्रेशर को रिक्रूटमेंट करने का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका एक फायदा होना है। तो मुझे लगता है ये जो मार्जिन्स पे प्रेशर था, इसको इस क्वार्टर के लिए वन ऑफ देखा जाना चाहिए, और ये स्टॉक जो कि 500 के लेवल पे मार्केट इसको चेज करता था, आज ये इन लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है 232-33 के, और यहाँ पे बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे है। अगर पी के हिसाब से देखें तो 10-11 के मल्टीपल पे स्टॉक आ चुका है। बाकी FISDIS का 29.9% स्टेक है, जिसमें अमानसा होल्डिंग एक साइजेबल स्टेक 5.84% स्टेक ऑन करती है। फिर आशीष धवन भी 1.06% स्टेक ऑन करते हैं। मुझे लगता है इस तरह के स्टॉक को लेने का बिल्कुल सही समय है, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, बट यहाँ पे डाउनसाइड रिस्क बहुत ही लिमिटेड लगती है, और इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म टारगेट है मेरा 250 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 225 रुपए। स्टॉप लॉस 250 के टारगेट के लिए जेंसार टेक्नोलॉजी में खरीदारी करने के लिए सेठी साहब की। सर दूसरी पिक अनिल जी, एक ऐसा स्टॉक जो भी पहले भी मैंने कई बार रिकमेंड किया, स्टॉक का नाम है टेक्नो इलेक्ट्रिक, जो कि अभी 295 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। ये कंपनी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट की कंपनी है, जो कि वहां पे EPC कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर ONM कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर स्मार्ट मीटरिंग सॉल्यूशंस, इस तरह के काम करती है। और ये कंपनी फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन के टर्न की प्रोजेक्ट्स भी लेती है पावर प्लांट्स के लिए। कंपनी के पास रिन्यूएबल एनर्जी का भी एक पोर्टफोलियो है, अराउंड 130 मेगावाट का विंड पावर की कैपेसिटी है। एक जबरदस्त 2,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है। माँ की क्लाइंट लिस्ट IOC, टाटा केमिकल्स, फिर आपके कई सारे इंटरनेशनल पावर कंपनीज। बाकी इस कंपनी ने एक बाईबैक ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है, जो कि 325 के प्राइस पे बाईबैक कंपनी ने अनाउंस किया हुआ है, तो जिससे एक और कॉन्फिडेंस आता है कि इट इज डाउनसाइड रिस्क बहुत ही लिमिटेड है। और बाकी जब मैनेजमेंट या कंपनी 325 के लेवल पे खरीदने को तैयार है, तो ये जो लेवल्स है यहाँ से मीडियम से लॉन्ग टर्म में तो ये स्टॉक बहुत अच्छा करना चाहिए। मार्च क्वार्टर शानदार था, और वैल्यूएशन के लिहाज से 12 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। FISDIS भी अराउंड 28% स्टेक ओन करते हैं, जिनमें सभी नामी गिरामी म्यूचुअल फंड्स इसमें है। मुझे लगता है इस स्टॉक को भी करंट लेवल्स पे खरीदे। 315 का मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है, 290 का स्टॉप लॉस रखना है। 290 का स्टॉप लॉस, 315 के टारगेट के लिए टेक्नो इलेक्ट्रिक में करें खरीदारी। ये राय आपके लिए सेठी साहब की तरफ से। आइए बिगुल जय के लिए जय का जैकपॉट। जय बताइए। अनिल जी, मेरा भी स्टॉक मेटल स्पेस से भी है आफ्टर सचिन एंड सिमी जी, एंड मैंने चूज किया है टाटा स्टील, और इसका 110 के स्ट्राइक का अनिल जी आपको कॉल ऑप्शन खरीदना होगा, जो है ₹3.80 पे। अभी 3.80 पे खरीदे। फर्स्ट टारगेट इसका रहेगा 6.75, सेकेंड टारगेट विल बी 9.80। तो ₹6.75, ₹9.80, ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे। 110 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन टाटा स्टील का, एंड यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस अनिल जी नीचे में रखना होगा ₹1.90 का। तो यहाँ पे आप देखिए रिस्क रिवॉर्ड फर्स्ट टारगेट में कहीं ना कहीं 1:1.5 का बनेगा, और सेकंड टारगेट पर तो 1:2 से ज्यादा ही बनेगा, 1:3 का रेजर बन जाएगा। टाटा स्टील में भी एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल रहा है, सारे मेटल स्टॉक्स में देखने मिल रहा है फॉर वॉट एवर रीजन। जिंदाल स्टील हो या हिंडाल्को, बट देन ओवरऑल डेटा ये दिखा रहा है कि मोमेंटम अच्छा है यहाँ पे, और अच्छा हो भी सकता है 1-2 दिनों में। टाटा स्टील का जहां तक सवाल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर में हमें लगभग 115 तक के लेवल्स इमीडिएटली देखने मिल सकते हैं, विच इज नियरली अराउंड 5% मूव फ्रॉम नाउ, एंड नीचे में 107 के रेंज में एक अच्छा सपोर्ट है। तो वहां पे स्पॉट में भी किसी खरीदना है, फ्यूचर में भी, तो विद दिस लेवल्स खरीद सकते हैं। वहां पे भी 1:2 का एक रिस्क और अच्छा सा बन रहा है। अनिल जी एक और चीज कहना चाहूंगा, आपने और दीप ने आज इंटेंशनली या कोइंसिडेंटली आज ट्विनिंग की है, वैसे ही कोइंसिडेंटली मेरा और किरण जी का भी आज ट्विनिंग हो चुका है शर्ट का। जस्ट इज दैट कि मैंने कोट पहना, उन्होंने टाई पहना है। टाटा स्टील 110 का कॉल खरीदिए। मेटल्स पर ही लगातार कन्विक्शन आ रहा है हमारे एक्सपर्ट्स का, और एक और मेटल्स की दमदार कॉल आपके लिए। आइए देखते हैं सुमित जी को कहां पर दिख रहा है इंटरेस्ट। बिगुल उनके लिए सुमित के सुपर हिट। बताएं सर। दिवांशु, मेरे पास एक सेल का स्टॉक आया है। मुझे लग रहा है कि एक स्टॉक में सेलिंग देखने को मिल सकती है। इस स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छी तेजी दिखाई है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है फ्यूचर्स के अंदर 3425।
3425। स्टॉक का नाम है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स के अंदर पिछले 2 दिनों से ऊपरी लेवल से धीरे धीरे करके दबाव देखने को मिल रहा था और आज मेरे को लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है जो अगले 2-3 दिन में यहाँ से 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक का फॉल एशियन पेंट्स में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे सीएमबी पे फ्यूचर्स में बिकवाली करें 3420 3425 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसके अंदर ऊपर में स्टॉप लॉस बनेगा 3475 3475 और नीचे के अंदर जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 3375 और 3350। ये 2 लेवल 1-2 दिनों के अंदर एशियन पेंट में नीचे में देखने को मिल सकते हैं। तो एशियन पेंट में बिकवाली करें 3475 का ऊपर में स्टॉप लॉस लगाएं। 3375 का इसके अंदर पहला टारगेट बनेगा, 3325 का इसके अंदर दूसरा टारगेट बनेगा। ऑप्शन के जरिए भी इसके अंदर ट्रेड लिया जा सकता है। 3400 वाला पुट यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें जो कि 61 रुपए 62 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। 45 रुपए का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 80 रुपए से लेकर 90 रुपए तक के टारगेट एशियन पेंट के 3400 के पुट के अंदर देखने को मिल सकते हैं और फ्यूचर्स में 3375 3350 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो बिकवाली करें एशियन पेंट्स। ओके, तो एशियन पेंट्स इस पर करनी है आपको बिकवाली। सेल कॉल सुमित जी की तरफ से आते हुए दिख रहा है। आइए वागले साहब के पास चलते हैं और लेते हैं उनकी पिक, वागले का वंडर। बताएं सर। स्टॉक्स में मुझे कुछ मोमेंटम लगता है। आईजीएल मैंने चूज किया है, जैसे ये 380 के पार निकलेगा, अभी 379.50 380 के आसपास ट्रेड हो रहा है, मुझे लगता है 10 रुपए की मूव आनी चाहिए आज और कल तक। तो 390 के टारगेट के लिए प्ले करें। आपका स्टॉप लॉस 377 के नीचे का होना चाहिए। ओके, तो 390 के टारगेट के लिए यहां पर आपको रखनी नजर आईजीएल, इस पर है फोकस। आइए फोकस करते हैं टाटा कंज्यूमर पर, क्योंकि इसके आने वाले हैं नतीजे। कैसे रहेंगे नतीजे, क्या है अनुमान, जानते हैं नुपुर के साथ। नुपुर बताइए कैसे रहेंगे टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के जो नतीजे होंगे थोड़े से सुस्त आते दिखेंगे, क्योंकि जो बाजार का अनुमान है 10% से ही आय बढ़कर आएगी 3308 करोड़ के आसपास। जो कामकाजी मुनाफा होगा वहाँ आप 15% की बढ़त आते देख पाएंगे और जो मार्जिन होंगे वो 80 to 100 बेसिस पॉइंट का ही जंप अप देख पाएंगे। जो पिछली बार 13% के आसपास थे वो इस बार 13.5-14% के आसपास आते दिख सकते हैं और जो मुनाफा होगा वो 260 करोड़ के आसपास आता दिखेगा। कंपनी ने अपने दामों को बढ़ाया था, उसी के चलते आपको म्यूटेड ग्रोथ दिखेगी कंपनी की आय में। मार्जिन्स पे थोड़ा सा सुधार आते दिखेगा, क्योंकि चाय के जो दाम है वहाँ पे थोड़ी सी कमी होती दिखी है और जो इंडियन ब्रांडेड टी है वहाँ पे 4% की वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान है। फूड कारोबार जो कंपनी का है वहाँ पे आपको 18 से 20% की ग्रोथ आती दिख सकती है। तो चाय के दाम और नए प्रोडक्ट लॉन्चेस पे हमारी नजर रहेगी। ये स्टॉक अगर हम देखें तो 13% ऊपर है पिछले 6 महीने में और फिलहाल 45 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा कंज्यूमर। देखते हैं कैसे आते हैं इसके नतीजे। बट कंजम्पशन पर व्यू वैसे तो लंबे समय के लिए पॉजिटिव बना ही हुआ है। आइए 2:45 बज गए हैं, करते हैं स्वागत भसीन साहब का, भसीन के हसीन शेयर्स के लिए। स्वागत है भसीन साहब, गुड आफ्टरनून। बाजार तो ठीक ठाक फॉर्म में दिख रहा है, बताएं सर क्या करना है इस बाजार में और आपके कॉल्स की अपडेट्स भी दें। हाँ, गुड आफ्टरनून दिवांशु। तो बाजार आपको टाटा स्टील और ये मैंने 2 दिन पहले कहा था, देखिए आउट परफॉर्म कर गए और टाटा मोटर हैज बीन द बेस्ट स्टॉक ऑफ अगस्त, जो मैंने पहले भी कहा था जब रिजल्ट आए थे कि टाटा मोटर आउट परफॉर्म करेगा। सुबह आपको न्यूरेका कहा था और मैं 2 बार ही कह चुका हूँ, न्यूरेका विल बी द बिगेस्ट आउट परफॉर्मर। दिवाली तक 1700 रुपए का भाव हो जाएगा। क्यूरेटिव प्रिवेंटिव डायग्नोस्टिक में द ऐप विच इट हैज गॉट 7 लाख यूजर्स, दिस कंपनी इज एन अनबिलीवेबल स्टॉक। तो मैं रीइटरेट करता हूँ, न्यूरेका में तो हर आदमी को इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। उसके अलावा आप 2 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। जी सर, प्लीज बताएं। देखिए एनएमडीसी के रिजल्ट बहुत बढ़िया थे और मेटल्स में जिस तरह से रैली है, आई थिंक एनएमडीसी इज अ नो ब्रेनर। 7.5% 8% डिविडेंड यील्ड है। द स्टॉक हैज डन नथिंग। 140 का टारगेट मुझे दिखता है इजीली। अभी 16 16.5 में लीजिए, 125 का टारगेट है, 112 का स्टॉप लॉस। और दूसरा, प्रॉपर्टी में जिस तरह से सीमेंट स्टील में कंजम्पशन हो रही है, गोदरेज प्रॉपर्टी ने जो नया लॉन्च किया है इन कनॉट प्लेस इन द हार्ट ऑफ दिल्ली, आई थिंक इट इज अनप्रेसिडेंटेड और अब वो न्यू एक्विजिशन में है। तो 1350-55 में गोदरेज प्रॉपर्टी लीजिए, 1320 का स्टॉप लॉस, 1650 का टारगेट गोदरेज प्रॉपर्टी। ओके, तो ये 2 स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय एनएमडीसी और गोदरेज प्रॉपर्टीज जैन साहब की तरफ, वसीम साहब की तरफ से आती दिख रही है। सर और भी है या दोनों ये?
और अनिल जी, सुबह जो आपको न्यूरेका कहा था वो मेरा टॉप फेवरेट है, उसमें तो आपको बनना ही बनना है। 1700 रुपए का भाव दिवाली तक आएगा उसमें। बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट। 1600 से 1700 के टारगेट वहां पर भी है और ये पूरा का पूरा एक्शन आपके लिए। बढ़ते आगे, थोड़ी देर में सिद्धार्थ जी भी जुड़ेंगे, आपको देंगे एक बेहतरीन पिक, लेकिन तब तक आइए नूपुर हमारे साथ एक बार फिर से तैयार है ग्लेनमार्क फार्मा के नतीजों का अनुमान बताने के लिए। बताएं नूपुर। काफ़ी कमज़ोर नतीजा आने वाले ग्लेनमार्क फार्मा के, जो अब बाजार का अनुमान है उसके हिसाब से 6% से कम होकर इस बार आय आ सकती है। जो कामकाजी मुनाफा होगा वहाँ पे 20% का डाउनफॉल आते दिखेगा और जो मार्जिन होंगे वो काफ़ी हद तक कम होते इस बार नजर आएंगे। 19 से कम होकर 16.5% के आसपास आते इस बार आपको दिखेंगे और जो मुनाफा होगा वहाँ पे 40% कम होकर इस बार आने का अनुमान है। जो डोमेस्टिक कारोबार है वहाँ पे 25% की गिरावट का अनुमान है बाजार का, क्योंकि हाई बेस है कंपनी का कोविड के चलते। और जो यूरोप कारोबार है वहां पे थोड़ी सी हल्की सी ग्रोथ आती इस बार आपको दिख सकती है। यूएस सेल्स की बात करें तो वहां पे $100 मिलियन के आसपास ये आंकड़ा आता आपको दिखेगा और जो यूएस एफडीए अप्रूवल्स है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अगर स्टॉक परफॉर्मेंस भी अगर देखें जिस हिसाब से नतीजे आने वाले, ये स्टॉक करीबन 30% डाउन है इस साल अब तक। तो ये है आपके लिए ग्लेनमार्क फार्मा। कुछ ज्यादा एक्शन दिखाया नहीं है, एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है विद इन द फार्मा स्पेस। देखते हैं कैसे आते हैं इसके नतीजे। बट आइए सिमी जी के पास चलते हैं और लेते हैं उनका पिक, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। दीपांशु, एक ब्रेकआउट आने वाला है। अब इस ऊपर में भी ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक का नाम है कोरोमंडल फर्टिलाइजर। कोरोमंडल में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी एक प्रेनन फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दे रहा है। स्टॉक में 1100 से 1110 का टारगेट आज ही मिलना चाहिए। अब 1110 क्रॉस करेगा तो इसमें 50 से 70 पॉइंट का रैली पॉसिबल है। अब इतना ऊपर है पर फिर भी मुझे लगता है कि रिजल्ट्स के बाद इसमें इतना बढ़िया मोमेंटम मिल रहा है और कहीं से भी कोई वीकनेस नहीं है। ये जो 50 से 70 पॉइंट का मैं लेवल्स दे रही हूँ, जो टारगेट मैं दे रही हूँ, ये पेनन का ब्रेकआउट का मिनिमम टारगेट है। तो करंट लेवल से भी 50 से 70 पॉइंट का रैली 1170 तक जाने का पूरा गुंजाइश है। पर आज 1100 से 1110 का टारगेट मेरा है। उसके बाद 1170 तक ये स्टॉक चल सकता है। यहाँ पे मैं खरीदारी करके चलने का सलाह दे रही हूँ और 1060 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। ओके, 1060 के स्टॉप लॉस के साथ कोरोमंडल में करें खरीदारी, ये राय है आपके लिए सिमी जी की तरफ से। हमारी स्पेशल 25 वो दमदार फंडामेंटल वाले शेयर 25 स्टॉक उस लिस्ट में भी शामिल होने में कामयाब रहा था एग्री थीम पर कोरोमंडल, तो वो ध्यान रखें आप। बढ़िया स्टॉक और तकनीकी तौर पर मजबूत, सिमी जी की राय आपके लिए। लेकिन इस बीच मारुति को लेकर एक खबर आती हुई दिख रही है। अगर आपके पास सिर्फ 11,000 रुपए हैं लिफाफा लेवल सुमित जी वाले, तो आप न्यू ऑल्टो K10, ऑल्टो जो मारुति की स्टार्टिंग रेंज वाली जो गाड़ी है उसकी नई रेंज आई है और उसका नाम है K10, आप बुकिंग करवा सकते हैं। आज सुबह आपको याद होगा, नहीं है तो मैं बता दूं, मुझे भी याद है, 8888 इस भाव पर शुभम जी ने आपको रिकमेंड किया था मारुति, पूरे 5 डिजिट के टारगेट के लिए 10,000। करेक्ट, याद रहेगी? याद है, हाँ, याद आराम से रह जाता। 8888 पे रिकमेंड किया था, इसलिए याद है, और टारगेट भी 10,000 के। तो मारुति के लिए ये खबर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश होती हुई दिख रही है। आइए सिद्धार्थ जी जुड़ेंगे हमारे साथ और सिद्धार्थ जी के लिए एक बिगुल स्पेशल पिक का। सिद्धार्थ जी स्वागत है आपका। धन्यवाद सर लाइफलाइन यूज करने के लिए, फोन अ फ्रेंड। बताएं सर। थैंक यू अनिल जी, धन्यवाद आपने मौका दिया ये स्पेशल पिक के लिए। ये जो स्टॉक है ऊपर जाने के लिए तैयार है क्योंकि नाम में ही अप है और वो है यूपीएल। यूपीएल पे खरीदारी की राय है अनिल जी। पहले मैं टारगेट बता दूं, ये शॉर्ट टर्म कॉल है। टारगेट होगा 795 का, 795 का टारगेट रहेगा यूपीएल पे। अर्निंग्स में मेरे हिसाब से बेटर देन एक्सपेक्टेड थी क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा था 27% का, रियलाइजेशंस भी बेहतर हुए थे, 18% वाईओवाई इंप्रूव हुए थे और डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ दिखी है भिन्न भिन्न देशों में जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, लैटाम। तो रेवेन्यू ग्रोथ इन्होंने कंपनी ने जो रिवाइज किया है, जो पहले 12 से 15% हुआ करता था वो 15 से 18% किया है और अबिटा में भी ग्रोथ जो पहले 10% हुआ करता था वो 12 से 15% किया है। यूपीएल मुझे लगता है कि बहुत अच्छा शॉर्ट टर्म पिक हो सकता है 795 के टारगेट के लिए। अगर आपने मन बदल दिया और लॉन्ग टर्म के लिए रख लिया तो 940 भी जा सकता है यूपीएल 1 साल के पर्सपेक्टिव से। शॉर्ट टर्म टारगेट 795 यूपीएल। ओके
795। और सिद्धार्थ जी एक बार फिर से बधाई ले लीजिए, आप आए हैं तो दे देता हूँ। सिटी यूनियन बैंक 177, बहुत ही जोरदार कॉल। 150 वाला 180 के करीब, 160 का शॉर्ट टर्म टारगेट था, 180 का ये भी शॉर्ट टर्म ही माना जाएगा। आपको लॉन्ग टर्म कुछ चेंज करना तो बता दो सिद्धार्थ जी। नहीं अभी नहीं अनिल जी, अपडेटेड टारगेट में फिर से जल्द लेके आऊंगा सिटी यूनियन बैंक पे। बहुत भावनाओं में बैठे नहीं है ऐसे, मजबूत है एकदम। हाँ ठीक है सर, जब आपका तैयार हो जाए बताइएगा जरूर। इस बीच सुमित जी की पसंद का शेयर, सुमित जी चार्ट्स देख लीजिए आप। स्पिक SPIC, स्पिक के नतीजे और दमदार नतीजे, वाह। 37 करोड़ से 72 करोड़ मुनाफा, 497 करोड़ से 750 करोड़ आय में 50% की बढ़त, मुनाफा लगभग दुगुना होता दिख रहा है। आपकी फेवरेट और आपकी रेंज का शेयर है और 50 रुपए का शेयर बताकर भी आप बड़े एनालिस्ट ही माने जाएंगे। बताएं सर चार्ट पर आए। अब तो 60 रुपए का हो गया। जी बिल्कुल अनिल जी, स्टॉक में बढ़िया मूव है और रिजल्ट का ही इम्पैक्ट है। 60 रुपए का लेवल ये जैसे ही ब्रेक करेगा तो इसके बाद स्टॉक के अंदर मोमेंटम और बनेगा और ऊपर का लेवल इसके अंदर देखने को मिल सकता है। तो जिन्होंने लोअर लेवल्स पे ले रखा है वो लोग पोजीशंस होल्ड करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 55 के आसपास का लगाएं। ऊपर में 60 रुपए के बाद 65 रुपए तक के टारगेट आने वाले दिनों में स्पिक में देखने को मिल सकते हैं, तो पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए स्पिक, यहाँ पर आपको रखनी नजर। बड़ा एक्शन इस पर आ सकता है, 60 के लेवल के पर आपको आते हुए दिखाए। आइए इनफैक्ट सुमित जी के पास वापस चलते हैं क्योंकि वो दे रहे हैं एक एक्सपायरी का ऑप्शन। बताएं सर। मेरे पास यहाँ पे निफ्टी का पुट है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि निफ्टी बहुत सीमित दायरे में घूम रहा है और लास्ट 2 दिनों से इसमें ऊपर नीचे दोनों तरफ के मूव देखने को मिले हैं। तो शायद कल एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी में एक डिप हमें इंडेक्स में देखने को मिल सकता है। तो 17,600 वाला पुट अभी 105 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी का 17,600 वाला पुट अभी 105-106 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। इसको लेने का सलाह रहेगा। जैसे ही 17,500 का लेवल टूटेगा तो एक सडन डिप हमें निफ्टी में देखने को मिलेगा। ज्यादा बड़ा करेक्शन नहीं, लेकिन एक छोटा मोटा करेक्शन देखने को मिलेगा। तो 55 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, 17,600 का पुट में खरीदारी करना है। 155 रुपए से लेके 175 रुपए तक के टारगेट निफ्टी के 17,600 के पुट में ऊपर में कल तक देखने को मिल सकते हैं। तो कल की एक्सपायरी का खरीदारी करें 105 पे, 17,600 का पुट, 55 का स्टॉप लॉस, 155 से 175 के टारगेट होंगे। ये नए आपने कुछ स्ट्रेटजी बनाई कि जो लिफाफा लेवल की जगह 5-5 वाले 105 का एंट्री पॉइंट, 55 का स्टॉप लॉस, 155-175 के टारगेट? अनिल जी इसमें तो लिफाफा लेवल बैठ ही नहीं रहे थे, इसके लिए फिर मेरे को ये दूसरे अलग लेवल निकालने पड़े। ओके, तो ये मतलब आपकी प्रॉब्लम मतलब बचपन से है कि अभी अभी मतलब शो करते करते हुई? कुछ जोड़ के पहले लिफाफा लेवल, फिर वो आपकी कविताएं, फिर उसके बाद अब ये 5 मतलब क्या है ये? नहीं अनिल जी देखिए 75, 25, 125, 150 ये वाले लेवल भी थे। तो ये अनिल जी देखिए मार्केट में लेवल्स, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी ये सब का मिक्सचर होके काम होता है। अच्छा। तो कुछ चीजों में न्यूमरोलॉजी बहुत काम करती है और मैंने देखा भी है और मैंने पर्सनल लाइफ में माना भी है। तो थोड़ा न्यूमरोलॉजी के साथ चलना चाहिए। आशीष जी ज्यादातर लोग तो एस्ट्रोलॉजी पे चलते होंगे, है ना, अंदाज से। किस्मत ठीक रही तो बढ़ गया, किस्मत खराब हुई तो घट गया। क्यों आशीष सर? अनिल जी मैं तो ऑनेस्टली वो फिर एस्ट्रोलॉजर्स और जो एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं बुरा मान जाते हैं। मेरे को तो पहले मतलब अब तो मैंने कहना बंद कर दिया। कोई भी नंबर्स की बात करता था तो मैं कह रहा था कि इंसिडेंटली मैं ब्रोकर हूँ और मेरे यहाँ अकाउंट खुलवा लो, निफ्टी के फ्यूचर के ट्रेड कर लो। सारी एस्ट्रोलॉजी मतलब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगी। और ये कैविएट अनिल जी, मेरा मानना ना मानना इसमें कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ बोलता हूँ अनिल जी कि एस्ट्रोलॉजी अलग चीज है, ट्रेडिंग के साथ एस्ट्रोलॉजी मतलब निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर अनिल जी बड़ी बड़ी दुनिया आगे पीछे हो गई, किसी के हाथ नहीं आता। तो अनिल जी मतलब ये एक अपनी कन्विक्शन और फेथ की बात होती है। किसी को एस्ट्रोलॉजी, किसी को चार्ट, किसी को डेटा, किसी को वो। लेकिन अनिल जी सबको मैंने सक्सेसफुल होते हुए देखा है और वही सब उन्हीं चीजों को फेल होते हुए भी देखा है। तो अनिल जी कोई थंब रूल नहीं है इस चीज का, बट ये अपनी अपनी सोच है, अपना अपना मानना है, अपनी अपनी कन्विक्शन है। तो ये है आप आशु सर की राय। बट फिलहाल 17,600 का पुट खरीदिए, ये राय आ रही है सुमित जी की तरफ से। इस बीच इंडिया बुल्स हाउसिंग, इसके नंबर्स आ रहे हैं। वागले साहब जरा चार्ट पुल अप कर लें। वैसे 2-3 दिनों से एक अच्छे ट्रेंड में रहा है। मुनाफा 190 करोड़ से घटकर 151 करोड़ का आपको आते हुए दिखा है। जहां तक इंडिया बुल्स हाउसिंग का सवाल है, यहां पर आप रखिए नजर। इनकी जो ओवरऑल कंसोलिडेटेड आय है वहां पर भी हमने गिरावट देखी है।
और स्टैंड अलोन लेवल पर अगर आप बात करें तो मुनाफा 190 करोड़ से घटकर 151 करोड़ का आया है। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी आपने गिरावट आती हुई देखी है। तो नंबर्स तो फर्स्ट कट अच्छे नहीं दिख रहे। नेट इंटरेस्ट इनकम 590 करोड़ से घटकर 306 करोड़ की आपको आती हुई दिखती है। तो फर्स्ट कट थोड़े परफॉर्मेंस मैट्रिक्स निकालते हैं। ग्रॉस एनपीएस एकदम स्टेबल है, 4.10 से बढ़कर 4.11, तो कोई बदलाव नहीं माना जाएगा वहां पर। बट मुनाफा और नेट इंटरेस्ट इनकम दोनों ही गिर कर आए। देखते हैं इनके किस तरह के प्रोविजनिंग फिगर रहे हैं। नेट एनपीएस में हल्की बढ़त रही है, कुछ ज़्यादा वहां पर भी बदलाव नहीं आया है। प्रोविजनिंग कैसी रही है, रिकवरीज पर क्या कहना है, आगे का आउटलुक कैसा है, वो तो निकल कर आएगा। बट वागले साहब फिलहाल जरा चार्ट देखें सर, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। मैं कई दिनों से कह रहा हूँ ये 130 का इसका टारगेट है। आज का हाई 129.75 पैसे है, तो वहां से जब स्टॉक घूमता है मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर किसी ने लोअर लेवल्स पे बाय किया है, किसी ने अभी बाय किया है, तो भी मेरे हिसाब से एग्जिट कर लेना चाहिए। ये वापस अभी 110 के लिए जाने के लिए तैयार है, या तो 130 को कन्विंसिंगली क्रॉस करे फिर मैं 150 की बात करूंगा, जो फिलहाल मुझे दिख नहीं रहा है। मुझे 130 132 के ऊपर का क्लोज होगा तब मैं 150 की बात करूंगा। फिलहाल मुझे 110 के लेवल्स दिखते हैं, के लेवल्स दिख रहे हैं। जो अपसाइड टारगेट था वो हिट हो गया, अब डाउनसाइड के लिए तैयार हो जाइए। और नतीजे तो फिलहाल उतने खास नहीं दिख रहे हैं, बट ऑफ कोर्स इसका फाइन प्रिंट देखना पड़ेगा। ये है आपके लिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फर्स्ट कट, ज्यादा खास नतीजे नहीं है इनके। आइए सचिन जी के पास चलते हैं वापस और लेते हैं उनकी एक और पिक, BTSTT। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर कैश सेगमेंट का कॉल है। इनफैक्ट यहाँ पर एक अच्छे कॉन्ट्रैक्शन के बाद ब्रेकआउट नजर आ रहा है बजाज इलेक्ट्रिकल्स इस पर्टिकुलर काउंटर पे। सो जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है पोजिशनली, मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर मूव 1300 तक एक्सटेंड होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिहाज से मुझे लग रहा है लगभग 1235 के आसपास के स्विंग्स कंफर्टेबल होने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1110 पे, एंड खरीदारी करनी है बजाज इलेक्ट्रिकल्स के स्टॉक में। एक डिस्क्लोजर ये होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है थोड़ा सा पोजिशनल टारगेट के लिए। सो डेफिनेटली जिस तरीके से एक स्क्वीज के बाद ये मूव अनलॉक हो रही है, तो मुझे लग रहा है ओवरऑल सेक्टर जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है उसी परफॉर्मेंस के साथ इनलाइन इसकी मूव होनी चाहिए। सो 1310 फाइनल टारगेट होगा, 1285 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट होगा। तो ये है आपके लिए एक शॉर्ट टर्म टारगेट होगा। तो ये है आपके लिए बजाज इलेक्ट्रिकल्स, जहां पर सचिन जी की तरफ से आपको खरीदारी की राय आ रही है। कैश स्टॉक्स पर ही रखें नजर, कुछ और नतीजे भी आ रहे हैं। गो फैशंस के नतीजे आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। 19 करोड़ से मुनाफा 24.5 करोड़ का आपको आते हुए दिखा है। स्टॉक भी अब थोड़ा थोड़ा नंबर्स पर रिएक्ट कर रहा है। और साथ ही अगर आप आई की बात करें तो यहाँ पर भी आपने बड़े दिखे, घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी, तो सबसे बड़ा बदलाव तो उसका यहीं पर होते हुए दिख रहा है। चोला फाइनेंस, इसको भी पुल अप करते हैं क्योंकि इसके भी नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। किरण जी आपके पास आता हूं चोला फाइनेंस के साथ सर, बट इस पर भी रखने पड़ेगी नज़र क्योंकि यहाँ पर भी नंबर्स आने की तैयारी में आपको दिख रहे हैं। आय 2550 करोड़ से बढ़कर 2800 करोड़ की आती हुई दिखी है। तो ओवरऑल आय में आपने बढ़त देखी है, कंसोलिडेटेड बेसिस की आय की अगर आप यहाँ पर बात करें तो, और इसके साथ ही मुनाफे में भी आपने अच्छा ट्रेंड बनते हुए देखा है। चोला फाइनेंस आय के लिहाज से और मुनाफे के लिहाज से अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको दिख रही है। मुनाफा यहाँ पर 166 करोड़ से बढ़कर 268 करोड़ का है, तो 100 करोड़ से मुनाफा यहाँ पर बढ़कर आया है। किरण जी चार्ट देखें सर, चोला फाइनेंस। मुझे लगता है कि ये चार्ट में बिल्ट इन है ये रिजल्ट, क्योंकि हमने वर्टिकल रैली 620 से लेके 780 तक देखी है। इधर से इमीडिएट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कुछ बड़े फायरवर्क्स, पर इधर एक बड़ा रेजिस्टेंस 780 785 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है। नीचे में मुझे लगता है कि सपोर्ट इमीडिएट देखने को मिलेगा, वो रहेगा लगभग 745 750 का। तो ये बड़ा रेंज रहेगा जहां पे ट्रेड कर रहा है। अभी फ्रेश कुछ पोजीशन नहीं लेने की सलाह है, पर जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है वो 760 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। तो ये है आपके लिए चोला फाइनेंस जहां पर रखनी है आपको नजर। नतीजे थिक एंड फास्ट अब भरकर आ रहे हैं। कोल इंडिया, इस पर डालते हैं नजर, आने वाले हैं इसके नतीजे। और स्टॉक नतीजों से पहले एक साल की ऊंचाई पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है कोल इंडिया। आशीष, कैसी रहेगी इसकी परफॉर्मेंस? शानदार नतीजे यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। साल दर साल अगर आप देखें बहुत बढ़िया नतीजे आएंगे। सबसे पहले टॉप लाइन बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ई ऑक्शन जो रियलाइजेशन है इसमें काफी बढ़िया बढ़त देखने को मिली है।
पावर कंपनी से मांग बढ़िया है, तो आप आय में देखेंगे साल दर साल आपको 19% का इजाफा देखने को मिलेगा। और कामकाजी तौर पर भी जैसे, क्योंकि इस बार क्या होगा कि ई ऑक्शन रियलाइजेशन का जो एबिटा में कंट्रीब्यूशन वो 40% के पार जाता हुआ नजर आएगा, तो यहाँ पर भी आपको इसका असर देखने को मिलेगा। 70% की ग्रोथ का अनुमान बाजार लगा रहा है, यानी 4,844 करोड़ से बढ़कर 8,255 करोड़ का आंकड़ा जो है बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है। मार्जिन में भी देखें तो करीब करीब 10% की तेजी देखने को मिल सकती है, 19% से बढ़कर 28% जो एस्टिमेट्स है। और मुनाफे का भी आंकड़ा बेहद दमदार है, पिछले साल 3,170 करोड़ के मुकाबले इस बार 5,717 करोड़ का अनुमान है, यानी हर लिहाज से देखें कोल इंडिया शानदार नतीजे देगा। शानदार नतीजे कोल इंडिया की तरफ से आपको आते हुए दिखेंगे। जय भी हमारे साथ हैं और जय से एक बार कोल इंडिया के चार्ट पर राय भी ली जाए। जय, कैसे देखते हैं 220 का लेवल एक साल की ऊंचाई पर नतीजों से पहले कोल इंडिया? जी बिल्कुल दीप, अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे आपको आते हुए देखने मिला। इंपॉर्टेंटली एक लेवल जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि 218 के ऊपर आज निकला। इनफैक्ट 220 के ऊपर अगर आज क्लोज मिल जाए थी लास्ट आधे घंटे में तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा कोल इंडिया के लिए। अदरवाइज थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन आपको शायद देखने मिले। 220 के ऊपर अगर आज क्लोज होता है या तो फिर कल ओपनिंग होता है, आइदर विच वेज, तो आपको लगभग नेक्स्ट मूव जो कोल इंडिया में दी वो बहुत ही बड़ा मूव देखने मिलेगा। मे बी 250 270 के लेवल्स भी आपको दिखा सकता है, तो 220 के ऊपर एक और बड़ा मूव आपको देखने मिल सकता है। तो जिनकी भी पोजीशन हो मैं कहूंगा कि आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए 209 के आसपास एंड फ्रेश पोजीशन आप बनाए 220 के ऊपर। 220 के ऊपर फ्रेश पोजीशन बनाई जाए। जहां तक सवाल है आपका कोल इंडिया का, बीएफ यूटिलिटीज, सिमी जी इसका चार्ट पुल अप करिए क्योंकि नतीजे आ रहे हैं। घाटे से मुनाफे में आई है, 2.5 करोड़ के घाटे के सामने 37.5 करोड़ का मुनाफा आया है कंसोलिडेटेड बेसिस पर। अगर बीएफ यूटिलिटीज की आप बात करें, आय 80 करोड़ से बढ़कर 194 करोड़ की आई है, 2.5 गुना आय बढ़कर आपको आती हुई दिख रही है। और घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी और स्टॉक भी अब रिएक्ट कर रहा है 10%, 10.5% ऊपर आपको बीएफ यूटिलिटीज इस समय ट्रेड में आते हुए दिखेगा। तो सिमी जी अच्छे नतीजे हैं, स्टॉक 10% ऊपर, बीएफ यूटिलिटीज बहुत अच्छा चार्ट है। इनफैक्ट कंसोलिडेशन फेज में था और आज का रिजल्ट्स के बाद इसमें ब्रेकआउट आ गया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से अच्छा मोमेंटम पकड़ सकता है। 347 क्रिटिकल होगा दीपांशु, और अभी ये स्टॉक 360 तक पहुंच चुका है, 10% अप है। थोड़ा सा मुनाफा वसूली देखने को मिल सकता है, पर जब तक ये स्टॉक 347 के ऊपर है तब तक मुझे लगता है कि टेक्निकली हर डिप पर खरीदारी करके चलने का सलाह देना चाहिए, क्योंकि ऐसा रिजल्ट्स के बाद 400 से 420 का टारगेट बहुत ही जल्दी देखने को मिलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से करंट लेवल पर अगर ना हो तो भी सही, थोड़ा सा लोअर लेवल का इंतजार कीजिए। 345 के नीचे स्टॉप लगा के खरीदारी करने का सलाह होगा। 400 से 420 का टारगेट होगा, वो भी 1 से 1.5 महीने में आ जाना चाहिए। बहुत ही बढ़िया सा ब्रेकआउट आया और चार्ट में धीरे धीरे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी आया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे खरीदारी करके चलना है। 10% का बड़ा नतीजे जबरदस्त है सर, बहुत बढ़िया नतीजा है। खतरनाक, 2.5 गुना आय बढ़ी है और मुनाफा देखिए, घाटा जो 2.5 करोड़ का था वो मुनाफा 37.5 करोड़ का है, तो नंबर्स तो अच्छे दिख रहे हैं। लो बेस पर है बट अच्छी परफॉर्मेंस भी यूटिलिटी से आ रही है। जोरदार हमारा फेवरेट स्टॉक रहा है। हाँ, और सिमी जी का तो ऑल टाइम सिमी जी का तो है ही बिल्कुल। तो सिमी जी से राय ली थी उस पर सुमित जी का एक फेवरेट स्टॉक है, वो है सेल। कई बार इस पर अपनी राय दे चुके हैं। सेल के भी आने वाले नतीजे, आशीष जरा बताइए सेल क्या एक्सपेक्टेशन? आज सारे मेटल्स एक्शन में, डेज हाई पर है सेल, नतीजे कैसे रहेंगे इसके? पांचू बहुत ही डरावने नंबर आ रहे हैं, बहुत खराब है। मत देखो तो कुछ जबरदस्ती थोड़ी है। वो बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो, जरा दिखाओ कौन कौन है हमारे, इनसे भी पूछा जाए जरा एक बार। हाँ, आशीष सर को तो छोड़ दो, खैर आशीष सर तो क्या किसी से डरते होंगे, और सिमी जी तो सवाल ही नहीं। ये आप दोनों के लिए तो है ही नहीं, बाकी हम तीनों के लिए और बाकी 4 जनों के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते जो है ना, वो हॉरर मूवी देखते हैं, ऐसे डरते जाते देखते जाते ऐसा करके, बहुत सा डर भी लगता है देखते भी। बिल्कुल ऐसा फैक्ट है ना। हाँ, तो जो आशीष को डर भी लग रहा है, नंबर पढ़ना है। किसको ऐसा फील होता है कि हॉरर मूवी देखते हुए डर लगता है, फिर साथ में देखना भी है? सुमित जी नहीं, सुमित जी राम से ब्रदर्स वाली देखा करो, उसमें बड़ी हंसी आती है। हाँ अच्छा। जी सिमी जी, मुझे तो डर लगता है। फिर भी देखते हो? फिर भी देखती हूँ, अच्छा भी लगता है। हाँ, ये बहुत लोगों को ऐसा लगता है, डर लगता है, लेकिन डर लगता है देखते हैं। हाँ, तो ये वाले जो डरावने नंबर है सेल के, बताओ। सबसे पहले डरावना बेटा लॉस आ रहा है
हाँ सर, एबिटा लॉस तो नहीं आ रहा है, हाँ। लेकिन 68% घट जाएगा। ओहो। और मार्जिन देखिए 32% के थे पिछले साल इसी क्वार्टर में, सिर्फ 9% के रह जाएंगे। सिर्फ अच्छा है आय का आंकड़ा, यहाँ पर आपको 17% का इजाफा देखने को मिलेगा। 20,642 करोड़ से बढ़कर 24,000 करीब करीब 80 करोड़ है। लेकिन जैसे कामकाजी मुनाफे के बारे में बता भी रहे थे, 68% की डी ग्रोथ यहाँ पर नजर आएगी। मार्जिन 32% से घटकर केवल 9% के हो जाएंगे और मुनाफे में भी 83% की बड़ी गिरावट है। 3,850 करोड़ से घटकर महज 673 करोड़ रह जाएगा इनका मुनाफा। और एबिटा प्रति टन के लिहाज से भी अगर आप देखें तो 19,728 रुपये था, जो कि सिर्फ 5,805 रुपये हो जाएगा। हर लिहाज से आप देखिए सर, बहुत ही कमज़ोर नतीजे हैं सर। बिल्कुल, तो हर लिहाज से बहुत ही कमज़ोर नतीजे आने वाले हैं सेल के, कुछ ज़्यादा बड़ी परफॉर्मेंस का अनुमान है नहीं। सुमित जी, चार्ट पर कैसा लग रहा है सर सेल? देखो पंचू, चार्ट्स के ऊपर तो अच्छा लग रहा है। मई के हाई स्टॉक ने आज ब्रेक किया है और पूरा मेटल सेक्टर के अंदर मोमेंटम बना हुआ है। तो नतीजों के चलते अगर कोई डिप आता है तो मेरे को लगता है कि स्टॉक में लोअर लेवल्स पे खरीदारी आएगी और नतीजों का इंपैक्ट हो सकता है स्टॉक्स के अंदर पिछले कुछ दिनों से पहले से ही देखने को मिल रहा हो और स्टॉक इसीलिए ज्यादा पिटा हुआ भी हो। तो एक बार के लिए रिजल्ट्स का वेट करें, डिप आने दें, डिप में खरीदारी करें। 80 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे 85 से 88 तक के लेवल आने वाले दिनों में सेल में इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो डिप्स में इसमें खरीदारी बिल्कुल करनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर बेस बना है, लोअर लेवल्स पे बॉटम बने हैं और रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक हुए हैं और ये मई के हाई के ऊपर आए हैं। तो डिप में खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड रख के चलें। एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करें। सेल स्टील अथॉरिटी, ये है आपके लिए काउंटर। इस बीच आशु सर को भी कोल इंडिया पर अपडेट देना था, उनके भी रेडार पर था। आशु सर, 1 साल की ऊंचाई पर कोल इंडिया, नतीजों से पहले आपका अपडेट सर। दीपांशु, ये हमारी ना काफी रिकमेंडेड लिस्ट में है और अगर आपको ध्यान हो, मैं लास्ट 1-1.5 महीना पहले स्टूडियो में आया था तो हमने कहा था हमारा ट्रेड स्टॉर्म आइडिया, हमने एक नया ट्रेड स्टॉर्म आइडिया शुरू किया है और उसमें कोल इंडिया है। हैविंग सेड दैट विद कैविएट दीपांशु कि उसमें एक बार स्टॉप लॉस भी नीचे हुआ था और 10-15 रुपए नीचे भी आया था। उसके बाद भी कई बार रिकमेंडेशन दी है, मैंने पिछले दिनों में भी दी थी। लेकिन ये अपना टारगेट भी दीपांशु 250 रुपए का कि धीरे धीरे करके कोल, देखिए स्लो मूवर रहेगा, धीरे धीरे करके चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें मेजर टर्न अराउंड हो चुका है। ये अब वो वाला कोल इंडिया नहीं रहा है, मुझे लगता है कि ऊपर जाएगा। हैविंग सेड दैट दीपांशु, अभी हम सेल की बात कर रहे थे तो मैं अनिल जी को अभी मैसेज कर रहा था कि 75, 70, 80 के नीचे इस 75 पे आप सेल शॉर्ट नहीं करना, चाहे रिजल्ट खराब आए। अनिल जी, यही सबसे बड़ा मैक्रो ट्रेड होता है। ये 120 रुपए जब सेल होगा तो रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे, बाय लेवल भी आएंगे, ब्रेकआउट भी आएंगे, सब कुछ आएगा और नीचे में रिजल्ट भी खराब आएंगे, ब्रेकडाउन आएंगे। तो अनिल जी, जब मैं उस वक्त वो कहता हूँ ना, फोमो के एक कान से सुनो एक कान से निकाल दो, उस वक्त ये लेना नहीं है। ये सेम चीज, मतलब ये मौका कब मिला पिछले दिनों में तो सबको लगा कि मंदी की बात है, ये बेचने में भी एप्लीकेबल होती है कि जब ये सब कुछ खराब दिखेगा। सो अनिल जी, ये सारी चीजें खराब वाली भी सेल में 70 से 75 के भाव में प्राइस इन है। तो मुझे 75 रुपए से नीचे के सेल में कोई जान नहीं लग रही है, मतलब कि कुछ जाने को नहीं है। तो मतलब स्टिल मैं पॉजिटिव नहीं हूं क्योंकि मेरा टारगेट है कि अब आपको एक ध्यान होगा नहीं जी, मैंने एक डेटा शेयर किया था कि जितने भी ये वीक शेयर सारे टूटे हैं, ये जो एक अपनी थ्योरी है, ये 30 to 40% रिवर्सल देते हैं। तो अनिल जी, नीचे आप ये देखिए 65-70 से ये मुझे लगता है कि 84-85 तक, दैट इज द मैक्सिमम जो मुझे लगता है कि सेल जा सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वापस 65 चला जाएगा। तो अनिल जी, ये कॉन्ट्रा ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब नहीं लेना और कब नहीं बेचना। तो जितने मर्जी भी 68% खराब नंबर आ जाए, सेल को शॉर्ट नहीं करना है नीचे में। ठीक है, परफेक्ट है। आशीष जी, एक जस्ट आज दिल्ली वाले कोई नहीं दिख रहे, खाली आशीष जी हैं। अच्छा, कुणाल जी, राकेश जी दोनों ही होते तो, और हिमांशु जी भी नहीं है, मोदी जी भी नहीं है, कोई बात नहीं है, अकेले आज मैं ये सिर्फ बताना चाहता हूँ कि पिछली मेरी दिल्ली यात्रा के दौरान मैंने एक लंच मीटिंग का आयोजन किया था जिसमें भसीन साहब भी थे, आशु जी भी थे, बाकी और 9-10 हमारे खास मेहमान थे। आशु जी, भसीन साहब एकदम आमने सामने भी बैठे थे, फोटो भी साथ खिंचवाई थी। बिल्कुल। उसके बाद से बहुत ज्यादा विचार मिलने लगे। अब मिलने लगे। हाँ, तो आपने एक ही प्लेट से खाया था या अलग अलग ली थी आशु जी? नहीं, पर अनिल जी, एक चीज तो नहीं पता, बट आपका ये ऑब्जर्वेशन है, ये सही है कि विचार मिलने लगे हैं। अनिल, देखिए, मैं मतलब ना वो मेरे अगेंस्ट है, ना मैं उनके अगेंस्ट हूँ। हम मार्केट का अपना व्यू है। तो कभी कभी साथ व्यू चल रहा है, कभी कभी अलग चलेगा।
बट ये है कि मैं इतना ओवरली उनकी तरह बुलिश नहीं हो सकता और वो मेरी तरह इतनी तरह बेरिश नहीं होते। तो जब वो जो कन्वर्जेंस पॉइंट आता है ना अनिल जी, वहां ऐसे लगता है कि डिफरेंस है। बट अगर साथ चल रहे हैं तो अनिल जी उन्होंने विप्रो की कॉल दी और मैं ये आप जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से अनिल जी बिल्कुल मैं क्या 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते हो गए बिल्कुल अलाइंड व्यू चल रहा है। क्योंकि अनिल जी जब मंदी है ही नहीं तो मंदी की बात क्यों करेंगे आप बताओ। पिछले 1 महीने में कोई भी शॉर्ट कॉल नहीं है, कोई मंदी की कॉल नहीं है। कह रहा हूं इंडेक्स, आज जो समीर अरोड़ा जी के साथ आपका इंटरव्यू हुआ अनिल जी, अल्टीमेटली उसमें भी वो जो मैं डेफिनेशन बोलता हूं कि इंडेक्स इज द बेस्ट स्टॉक। आपको स्टॉक धोखा देगा या मतलब कहने का मतलब अनिल जी वो चेंज, वो कह रहे हैं कि चेंज करेंगे, स्टॉक चेंज होते रहेंगे, वो चेंज भी होंगे, एक्सीडेंट भी होगा, डिजास्टर भी होगा, लेकिन इंडेक्स इज द बेस्ट स्टॉक। तो लॉन्ग टर्म के लिए अनिल जी अगर रहना है तो इंडेक्स के अंदर रहना चाहिए। और अभी जो अनिल जी जो मेरी जो लॉन्ग टर्म एवरेजेस जिसको मैं मानता हूं, जो एक बार आपने बड़ा बोला था कि आपने खा भी था कि डेटा कहां से कौन कौन से डेटा निकाल के ले आते हो, तो अनिल जी जो लॉन्ग शॉर्ट एवरेज में जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो जब तक मेरे कंट्रोल में है ना, तो मुझे कोई टेक्निकल, कोई चार्ट, कोई इलियट वेव कुछ भी कहता रहे कि इससे नीचे उससे नीचे, मेरी मंदी में नहीं आएगी लिस्ट के अंदर, मतलब मार्केट नहीं आएगी। और जब आएगी अनिल जी तो सारे चार्ट्स प्लस बोलते रहे तो मुझे किसी का नहीं मानना। तो आई थिंक वो एक फेज होता है अनिल जी के मार्केट का, हमें मार्केट के साथ रहना है। आई एम नॉट मैरिड टू एनी व्यू, बट यस ये जरूर होता है कि मंदी छूटती नहीं है, कि मंदी पकड़नी जरूरी है। बट लास्ट 3-4 हफ्ते आपका ऑब्जर्वेशन परफेक्ट है कि मेरा और भसीन जी का व्यू बिल्कुल काफी अलाइन जा रहा है। आशीष सर बोलते हैं मंदी पकड़ना जरूरी, लेकिन दोनों के केस में एक खास बात है कि दोनों तरफ के व्यूज भी आते हैं। और आजकल इसलिए मैंने कहा बहुत सारे लोग हैं ना, लोगों को वो गलत फहमी है विचार विचार नहीं मिलते। मतलब आमने बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं, ट्वीट करते हैं, इन दोनों को बुल वर्सेस बियर कराओ। मैं ऐसा कुछ नहीं है। वो जब व्यू एक्सट्रीम है तो ये होगा, बाकी अभी करा दो तो कुछ दोनों हाथ मिला के बैठ जाएंगे, चाय पीने लग जाएंगे साथ में, बोले छोड़ो तो क्या रखा है। तो वैसा वाला हाल है। चलिए आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है कैश का ऑप्शन। जय ठक्कर तैयार। बताएं जय। अनिल जी स्टॉक ऑप्शन है अभी, बिकॉज थोड़ा कंफर्ट नहीं है, इंडेक्स पे कंफ्यूजन है। कहीं ना कहीं मुझे रेंज बहुत छोटी नजर आ रही है, मतलब 17,500 17,600 एक्जैक्टली मिडल ऑफ द रेंज है। कहीं ना कहीं 17,540 तो 40 पॉइंट नीचे 60 पॉइंट ऊपर अनिल जी इससे ज्यादा व्यू बैठ नहीं रहा है अभी। हेंस आई वुड लाइक टू गो विद द स्टॉक, वहां पे मोमेंटम है और ऑटो सेक्टर में मुझे ऐसा लग रहा है अच्छा मोमेंटम है। तो टाटा मोटर्स का इन दी मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे, 470 के स्ट्राइक का 17 रुपए 70 पैसे अनिल जी ये ट्रेड कर रहा है। 13.15 का आप स्टॉप लॉस लगाया। पहला टारगेट बनेगा 24 का एंड सेकंड टारगेट थोड़ा छोटा सा अनिल जी 27 रुपए 20 पैसे का। 27.20 विल बी द सेकंड टारगेट। 24, 27, 20 ये दो टारगेट्स के लिए आप टाटा मोटर्स का इन द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे। यहाँ पे आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल सकता है। आज कोइंसिडेंटली दोनों ही मेरे रिकमेंडेशन टाटा ग्रुप से ही रहे, पहले टाटा स्टील अब टाटा मोटर्स। बट यहाँ पे अनिल जी कमोडिटीज और ऑटो ये दो में मुझे ऐसा लग रहा है अच्छी खासी 1-2 दिनों में हमें तेजी देखने मिल सकती है मोर और लेस। अदरवाइज कुछ सेक्टर्स में दबाव भी देखने मिल सकता है, लाइक रियल्टी हो या आईटी हो और मे बी एफएमसीजी हो। सो ये थोड़ा मिक्स व्यू है इंडेक्स को लेकर एज ऑफ नाउ। थोड़ा डेटा में क्लैरिटी के लिए वेट करूंगा, हेंस गिवन स्टॉक कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन खरीदना है और ऑटोज मोमेंटम में है। टाटा मोटर्स 470 का कॉल खरीद कर जाएं। ऑटोज की बात निकली है तो आयशर यहाँ पर भी एक्शन है, नतीजे आने वाले हैं, किसी भी वक्त आ सकते हैं नतीजे। आइए उससे पहले एक क्विकली जान लेते हैं कुशल से कैसे रहेंगे आयशर के नतीजे। कुशल बताइए। नंबर्स बढ़िया ही रहने का अनुमान है दीप। सबसे पहले आय करीबन 67% बढ़कर 3,300 करोड़ पर। कंपनी का कामकाजी मुनाफा भी बेहतर रहेगा सालाना आधार पर, और मार्जिन आप देखिए 18.4% से बढ़कर 23.1% रह सकती है। डेफिनेटली वॉल्यूम्स और रियलाइजेशंस फ्रंट पर कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है और इसी वजह से क्वार्टर बेसिस पर भी कंपनी का अच्छा प्रदर्शन ही रहने की उम्मीद है। और मुनाफा 237 करोड़ से बढ़कर 542 करोड़ पर हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। अब यही देखना है कि VECV को लेकर क्या आउटलुक है कंपनियों का, और अलग अलग ज्योग्राफीज में जो ये रॉयल एनफील्ड की एक्सपेंशंस कर रहे हैं वहां पर कंपनी की क्या कमेंट्री रहती है, ये देखना काफी अहम होगा। बिल्कुल, तो आयशर मोटर्स इस पर रखिए नजर, कमेंट्री काफी इंपॉर्टेंट रहेगी कंपनी की। स्टॉक वैसे एक्शन में दिख रहा है। बैन से बेनिफिट 3 स्टॉक्स हैं बैन में, क्या हो सकते हैं बदलाव, आइए जानते हैं आशीष के साथ। आशीष बताए 3 स्टॉक्स है बैन में, कोई फ्रेश एंट्री या एग्जिट के इरादे?
दीपांशु एग्जिट तो होगी। एस्कॉच यहाँ पर देखिए 77% है, मार्केट वाइड पोजीशन में 80% से नीचे आ गई है। सोमवार को हमने देखा था कि 83% के आसपास बंद हुई थी, तो एस्कॉच तो बाहर आ जाएगा। एंट्री किसी की भी नहीं हो रही, कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं जिसकी मार्केट वाइड पोजीशन में फिलहाल अगर आप देखें तो 95% के ऊपर हो। बलरामपुर चीनी 109% है, बना रहेगा। डेल्टा कॉप 103% है, ये भी स्टॉक बना रहेगा। एस्कॉच बाहर आ रहा है 77% के साथ। तो एस्कॉट्स बाहर आने की पूरी तैयारी में दिख रहा है। एक बार चार्ट चेक भी ले लिया जाए एस्कॉट्स पर वागले साहब से। वागले साहब जरा देखें एस्कॉट्स का चार्ट सर। दीपांशु, रेंज बाउंड लगता है, हल्का सा पॉजिटिव व्यू बनेगा। मुझे लगता है ये स्टॉक 1690 1695 तक जा सकता है। 1700 क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ऑन द डाउन साइड 1630-35 भी ब्रेक नहीं होगा, तो रेंज बाउंड बिटवीन 1630-35 और 1700-1710 ये मेरा व्यू होगा। तो ये है आपके लिए एस्कॉट्स, जहां पर आपको रखनी है नजर। बैंड से बाहर आने की तैयारी में ये काउंटर दिख रहा है। आइए सिमी जी के कॉल है तैयार, बिगुल उनके लिए सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। दीपांशु, एक स्टॉक जो मेरा पसंदीदा शेयर है और बहुत दिनों के बाद चलने लगा है, एक बहुत दिनों के बाद मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें जो फॉर्मेशन डेली चार्ट में है वो कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है। जिस हैंडल बनाया है लास्ट 7 ट्रेडिंग सेशन से, वो हैंडल का ब्रेकआउट का इंतजार है। तो हैंडल टूटेगा नहीं, हैंडल तोड़ के ऊपर ही जाएगा, हैंडल तोड़ के नीचे नहीं जाएगा। ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट 197 के आसपास कैश का भाव है। मुझे लगता है कि करंट लेवल पर खरीदना चाहिए और यहाँ पे 210 से 215 का छोटा सा टारगेट मैं दे रही हूँ, जो कि मुझे लगता है कि कल से परसों के बीच में आ जाना चाहिए। 210 से 215 का छोटा सा टारगेट, और उसके बाद अगर 210-15 के टारगेट अचीव हो जाता है तो नेक्स्ट। सिमी जी एक चीज बताइए, ये 197 पे जो खरीदना है 210 और 215 के टारगेट है, जो भी स्टॉक 197 के आसपास ट्रेड कर रहा हम हमारी पसंद से खरीद लें। 195 से 200 की रेंज वाला कोई भी स्टॉक, या आप नाम बताएंगी? वो नाम ही नहीं बताया। नहीं वही तो। तो दीप तो बोल रहा था कि सर मत पूछो, मैं बता देता हूँ, मेरी मर्जी से बता देता हूँ। मैंने कहा अभी आपको इतनी भी अथॉरिटी नहीं दी सिमी जी ने। रेन इंडस्ट्रीज है अनिल जी, वो नाम रेन इंडस्ट्रीज। मैंने सोचा कि मैंने नाम बता दिया। मेरा पसंदीदा, एक्चुअली मैं बीएफ यूटिलिटी का मूवमेंट देख रही थी, दीपांशु ने अभी पूछा था और क्या बढ़िया रिटर्न आया। 360 के आसपास था जब दीपांशु ने पूछा था। वहां से एक तरफा रैली हो रहा है, 400 से 420 का टारगेट दे रही थी, शायद आज ही आ जाएगा। 20% सर्किट उसमें बनता है रिजल्ट्स के बाद। अब मेरा जो फेवरेट स्टॉक है रेन इंडस्ट्रीज, याद होगा कि एक साल पहले एक शो में मस्ती का पाठशाला में मैंने रेन इंडस्ट्रीज चूज किया था क्योंकि मुझे रेनी सीजन पसंद है ये बोल के। अब ये रेनी सीजन अभी है और रेन भी एक आध स्टेट में अभी तो बहुत रेन भी हो रहा है और हमारा रेन भी यहाँ से चलने लगा। कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है और 210 से 215 का छोटा सा टारगेट के लिए रेन इंडस्ट्रीज को खरीद कर चलने का सलाह होगा। टाइट स्टॉप लॉस होगा 192 का, ये सिर्फ 210 का टारगेट के लिए, 210-215 का टारगेट के लिए। अगर कोई यहाँ पे डिलीवरी 225 से 30 के लिए वेट कर रहा है तो 185 का स्टॉप लॉस के साथ रेन इंडस्ट्रीज को खरीद कर चलिए और होल्ड कीजिए। एक महीने के लिए 225 से 235 का टारगेट एक महीने में आ जाना चाहिए 185 का स्टॉप लॉस के साथ। तो ये है आपके लिए रेन इंडस्ट्रीज, जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉक भी मोमेंटम में है, मेटल्स में एक्शन आ रहा है, तो फिर ये भी काउंटर है जो आपको तेजी दिखा सकता है। आइए फिर आखिरी 10 मिनट बाकी हैं, लेते हैं अनिल जी से आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। अनिल जी कहीं नहीं गए हैं, बाजार उन्हीं लेवल्स पर हैं जहां पर 1 घंटे पहले हमको दिख रहे थे। डाउ फ्यूचर्स 90 अंक ऊपर थे, अभी 50 अंक ऊपर आपको दिख रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स में आपको थोड़ी तेजी कम हुई, 0.5% ऊपर थे, 1/4% ऊपर है। यूरोप एकदम सपाट है। इन्फ्लेशन डेटा पर है नजर। सर बताएं क्या करके जाए हम? नहीं, ऐसा कोई खास बढ़िया तेजी या बढ़िया मंदी दोनों का माहौल है नहीं। और डाउ फ्यूचर भी 2 दिन की सुस्ती के बाद आज फिर से सुस्ती के मूड में है, तो जो पोजीशन जिसकी है वो रखे। न 200 पॉइंट नीचे ज्यादा दिखता है बल्कि 150 पॉइंट 17,350 के नीचे भी नहीं दिख रहा, 17,800 के ऊपर भी नहीं दिख रहा। एग्जैक्टली तो यही रेंज है, तो ठीक है, टाइम पास करें। 17,525 के आसपास है, 250 पॉइंट इधर, 250 पॉइंट उधर, लगभग वही वाला मामला है। ठीक है ना, 17,700 ऊपर देख लीजिए। और बैंक निफ्टी भी है 38,000 38,500 की रेंज है, तो मेरे ख्याल से जो पोजीशन है वो होल्ड करिए। लॉन्ग है और आप चाहते हैं हेजिंग
तो 17,350 का पुट खरीद लीजिए, शॉर्ट है हेजिंग चाहते हैं 17,700 का कॉल खरीद लीजिए। बैंक निफ्टी लॉन्ग है हेजिंग चाहते हैं तो 38,000 का पुट खरीद लिए, शॉर्ट है हेजिंग चाहते हैं तो 38,500 का कॉल खरीद लिए। सिंपल। और जो पोजीशन दोनों के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बराबर है, थोड़ा सा तेजी की तरफ हल्का सा ज्यादा है, बस हल्का सा ज्यादा है, क्योंकि आप क्लोजिंग वापस से 17,500 के ऊपर दे रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स ठीक है, क्रूड नीचे, एफआईसी की खरीदारी थोड़ा सा बुलिश साइड पर हल्का सा ज्यादा है, लेकिन मार्केट आपको ओवरनाइट पोजीशन रखने के बजाय ये कह रहा है कि कम रखो, आराम से मैं दिन के दौरान मौका देता हूं ना आपको, तब ले लीजिए। तो जरूरी नहीं कि आप पोजीशन रख कर जाएं, कल वीकली एक्सपायरी भी है, तो अगर आज आपका निपटता है तो कल नया दिन है, नई शुरुआत कीजिए, कोई दिक्कत बिल्कुल। तो नया दिन है, नई शुरुआत कल करेंगे। डेटा भी आज आने दीजिए अमेरिका का, उसके बाद देखते हैं। हाँ, आज इन्फ्लेशन आएगा ना, वहीं पर नजर है सर। वैसे पिछली 2 बार इन्फ्लेशन डेटा से पहले व्हाइट हाउस ने खबरों के जरिए ये दिखा दिया कि इन्फ्लेशन ऊपर रह सकता है। इस बार ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई अब तक। इस बार नहीं आई, मतलब नीचे आने के चांस है। तो इन्फ्लेशन नीचे आया तो अच्छा ही है, चलो बढ़िया है। मतलब इनडायरेक्टली बाजार को तैयार कर दिया था हायर इन्फ्लेशन के लिए। करेक्ट। इस बार ऐसी कोई रिपोर्ट उनकी नहीं आई है। ट्रू। तो चलिए वहां पर हमारी नजर रहेगी। आज शाम का एक्शन यूएस का काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अमेरिकी फ्यूचर्स ठीक ठाक ही हैं। आरती इंडस्ट्रीज जबरदस्त मोमेंटम में रहा है ये स्टॉक, और नतीजों से पहले भी अच्छी तेजी इस पर बनी है। नतीजे कैसे रहेंगे आरती इंडस्ट्रीज, आशीष बताएं। दीपांशु ठीक ठाक नतीजे हैं, लेकिन इस बार ये कि रिपोर्ट्स में मैं देख रहा था कि काफ़ी सारे जो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स हैं, इनमें कुछ एस्टिमेट्स लगा रहे हैं कि मार्जिन में एक्सपांशन देखने को मिलेगा। कुछ मान रहे कि जिस प्रकार से कच्चे माल की लागत इनकी बढ़ी है, तो यहाँ पर आपको गिरावट भी देखने को मिल सकती है। लेकिन तिमाही अगर बिजनेस के आधार से देखें तो काफ़ी बढ़िया, वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छी हुई, जिसके चलते आप देखेंगे कि इनकी जो आय है इसमें आपको 40% का इजाफा देखने को मिलेगा। 1318 करोड़ से बढ़कर जो है 1853 करोड़ रहेगी कंपनी की आय। कामकाजी मुनाफे में भी ठीक ठाक 8% की ग्रोथ है, 315 करोड़ से बढ़कर 341 करोड़। और अगर आप सबका कंसेंसस एस्टिमेट अगर आप देखें, एवरेज निकाल कर देखें, तो जो मार्जिन हैं वो 24% से घटकर 18% होंगे साल दर साल। मुनाफे में केवल 15% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, 165 करोड़ से बढ़कर करीब करीब 190 करोड़ के आसपास रहेगा। ठीक ठाक नतीजे हैं, लेकिन थोड़ा सा सरप्राइज आपको मार्जिन पर देखने को मिल सकता है। तो ये है आपके लिए आरती इंडस्ट्रीज। वैसे तो बढ़िया मोमेंटम ये काउंटर रहा है और आज भी 2% ऊपर ही दिख रहा है, तो कोई परेशानी वहां पर नहीं है। देखते हैं कैसे रहेंगे इसके नतीजे भी। एक बार जय से राय ली जाए। जय, आरती इंडस्ट्रीज कैसा दिखता है चार्ट पर आपको? 820 का लेवल। जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए इसमें एक अच्छा खासा बाउंस देखने मिला है आरती इंडस्ट्रीज में। इनफैक्ट जो हिसाब से ये स्टॉक ने 675-700 के लेवल से एक पैटर्न जो फॉर्म किया, वो राउंडिंग बॉटम पैटर्न था, और उसमें से एक ब्रेकआउट आते हुए देखने मिला हमें अबाउट द लेवल्स ऑफ 750 एंड 200 एमआ को भी रिटेस्ट भी कर लिया। तो बाउंस अच्छा खासा दीप यहाँ पे आते हुए देखने मिला है हमें। अब इम्पोर्टेंट ये है कि ये स्टॉक अभी 830-840 की रेंज को निकाले। अगर वो होता है दीप, आपको एडिशनल एक अपमूव देखने मिलेगा। 950 से लेकर 1000 रुपए तक का मूव आराम से देखने मिल सकता है अबाउट द लेवल्स ऑफ 830-840 की रेंज। अदरवाइज देयर कैन बी सम प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने मिलेगा दीप। ओवरऑल ट्रेंड शॉर्ट टर्म पोजिशनली पॉजिटिव है। इट्स जस्ट दैट कि एक रेजिस्टेंस लेवल पर है, तो यहाँ पे या तो मुनाफा वसूले या तो स्टॉप लॉस ट्रेल करे टिल द लेवल्स ऑफ 780 एंड फ्रेश बाइंग तो 830-40 के रेंज के ऊपर ही होगा। उसके ऊपर 950-1000 के टारगेट बनेंगे। ओके, 950-1000 के टारगेट के लिए आरती इंडस्ट्रीज इस पर रखनी है आपको नजर। BEML, किरण जी जरा इसका चार्ट देखें। इस पर एक अच्छी मूव आई है और गेन्स होल्ड कर रहा है थ्रू द डे, और इनफैक्ट डेज हाई पर अभी आया है 4.5% ऊपर BEML। जरा राय दें किरण जी। शानदार चार्ट पैटर्न है, बहुत अच्छे बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन के बाद लगभग पिछले 3 महीने के कंसोलिडेशन के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट का लेवल लगभग 1440-1450 के आसपास था, तो इसके जब तक ऊपर है, मेरा मानना है कि ये काफी बड़ी अपसाइड आपको देखने को मिलेगी। मेरा पहला टारगेट रहेगा लगभग 1675 का और दूसरा टारगेट 1800 का, जिसके लिए आपको एक से 1.5 महीना देना पड़ेगा। पर चार्ट पैटर्न बहुत ही शानदार है, बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। डिलीवरी बेस्ड बाइंग होनी चाहिए, डिलीवरी बेस्ड बाइंग होनी चाहिए जहां तक BEML का सवाल है। सुमित जी, NCC इसके नतीजे आए और आज नतीजों पर रिएक्ट कर रहा है और अच्छी गेंस के साथ क्लोज हो रहा है, 4% ऊपर NCC, 66 का लेवल करके चले। एनसीसी के अंदर मोमेंटम बना हुआ है। आज 200 DMA पे डॉट क्लोजिंग दे रहा है, तो अगर कोई गिरावट भी आती है तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें। जैसे ये ऊपर में 67-68 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक करेगा, तो फिर आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर ये 75 रुपए प्लस के लेवल एनसीसी दिखाएगा। तो डिप्स पे खरीदारी करें और एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चलें।
एनसीसी जहां पर रखनी है नजर। TFCI टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नंबर्स आ रहे हैं, 21 करोड़ से बढ़कर मुनाफा 25 करोड़ का आपको आते हुए दिखा है। स्टॉक भी थोड़ा इस समय रिएक्ट कर रहा है, ये काउंटर भी आपके रेडार पर रहना चाहिए। नतीजों पर आज काफ़ी बिजी डे रहा है और कई सारे कंपनीज के नतीजों पर आपको रिएक्शन भी दिखा है। रियल एस्टेट के लिए भी अच्छा दिन रहा, वहाँ पर भी रखी नज़र। महिंद्रा लाइफ यहाँ पर भी आपको इस समय अच्छी खरीदारी बनती हुई दिख रही है, ये स्टॉक भी रहना चाहिए आपके रेडार पर। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और आज का दिन काफ़ी शानदार रहा है जहाँ तक ब्रॉडर मार्केट्स का सवाल है, क्योंकि वहाँ पर आपने एक्शन देखा है बट इंडेक्स लेवल पर कुछ भी एक्शन नहीं हुआ है, एकदम सपाट है निफ्टी। हल्की फुल्की गेंस बैंक निफ्टी पर, हल्की फुल्की गिरावट सेंसेक्स पर, कहीं नहीं गए हैं आज पूरा दिन बाजार, बट 17,500 के ऊपर आपको आराम से क्लोजिंग दे रहे हैं। मेटल्स नई जान आई, हिंडाल्को के बढ़िया नतीजे थे और 4.5% ऊपर हिंडाल्को था। कोल इंडिया नतीजों से पहले 1 साल की ऊंचाई पर। टाटा स्टील में अच्छा ब्रेकआउट आपको आते हुए दिखा। JSW स्टील भी मोमेंटम में रहा। UPL आज ये भी एक्शन में था, 2% ऊपर। अपोलो हॉस्पिटल्स, टाटा मोटर्स, भारती एयरटेल नतीजे थोड़े सुस्त थे बट स्टॉक रहा पॉजिटिव। ICICI बैंक, L&T, हीरो मोटो, इंडसइंड, आइशर नतीजों से पहले एक्टिव। सन फार्मा, BPCL, सिप्ला, HDFC लाइफ। उसके सामने बजाज फाइनेंस 2.5% नीचे। NTPC डिविडेंड एडजस्टमेंट भी था, उसको भी हटा दें तो भी थोड़ी आपको कमजोरी इस पर दिखी ही है। HCL टेक्नोलॉजीज, ONGC, SBI, अल्ट्राटेक, विप्रो, एशियन पेंट्स, इन्फी, एक्सिस, कोटक, TCS, ITC कुछ दिग्गज स्टॉक्स थे जो थोड़ी सुस्ती की तरफ आपको ज्यादा ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। वायदा कारोबार की तरफ आए 12%। टाटा केमिकल्स शानदार रिएक्शन इसके नतीजों पर। सिटी यूनियन बैंक 8.5% नतीजों का रिएक्शन। IGL नतीजों का रिएक्शन 5.5%। पॉलीकैब बढ़िया मोमेंटम में 2.5% ऊपर। सेल नतीजों से पहले पॉजिटिव। एस्कॉर्ट्स बैन से बाहर आने की तैयारी में 2.5% ऊपर। कोरोमंडल, NMDC, रेन इंडस्ट्रीज, IRCTC, गुजरात गैस, आरती इंडस्ट्रीज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और यूनाइटेड ब्रूरीज बढ़िया खरीदारी दिखाता हुआ। बलरामपुर चीनी 6.5% टूटा है आज ट्रेड में। MRF नतीजों के बाद 5.5% नीचे। मदरसन यहाँ पर 5.5% की गिरावट नतीजों के बाद। ग्रैन्यूल्स नतीजों के बाद 4.5% नीचे। एबट, इप्का, परसिस्टेंट, इंडस टावर्स, इंडिया बुल्स हाउसिंग यहाँ पर सुस्त नतीजे आए थे और उसके बाद 2.5% फिसला है ये काउंटर। बजाज फाइनेंस, ICICI प्रू, मैरिको, कमिंस, इंडिया मार्ट और बिरला सॉफ्ट, साथ ही इंडिया सीमेंट्स, ये भी कुछ और काउंटर्स थे जहां पर आपको वीकनेस बढ़ती हुई दिखी है। कैश मार्केट की तरफ आइए और कई सारे काउंटर्स थे बढ़िया मूव दिखाते हुए दिखे आपको। केमकॉन 20% के सर्किट पर ये काउंटर आज क्लोज हुआ है, तो वहां पर तो आपको शानदार तेजी आती हुई दिखी है। केमिकल स्पेस वैसे भी आपको पिछले कुछ दिनों से एक्शन में दिख रहा है। इसके अलावा फाइन ऑर्गेनिक्स 15% ऊपर ये काउंटर था। JK पेपर 8.5% की तेजी। AIA इंजीनियरिंग 7.5% ऊपर। GR इंफ्रा 6.5% ऊपर। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, एमटा टेक्नोलॉजी सुबह इसकी बात भी चल रही थी। LG इक्विपमेंट्स, NLC इंडिया, नारायण हृदयालय, मेट्रो ब्रांड्स, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, पॉलीकैब, होम फर्स्ट फाइनेंस, APL अपोलो, बालाजी एमाइंस, जेंजा टेक्नोलॉजीज, इसके साथ ही गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स और रैलिस, यहाँ पर भी आपने बढ़िया पॉजिटिविटी दिखी है। गिरने में सीक्वेंट साइंटिफिक 13.5% टूटा है ये काउंटर। अवंती फीड्स अभी नतीजे आ रहे थे 9.5% नीचे रहा। सुवेन फार्मा 8.5% टूटा। क्लर्क्स नतीजे अच्छे थे, बोनस का ऐलान था बट स्टॉक 7.5% नीचे। लक्स इंडस्ट्रीज, एस्टर DM हेल्थ केयर, ऑयल इंडिया, श्री रेणुका, स्पाइस जेट में 6% की गिरावट। इंडोको रेमेडीज, इसके साथ ही धानी सर्विसेज, विजया डायग्नोस्टिक, सुंदरम फाइनेंस, केमप्लास्ट, जमुना ऑटो, ट्राइडेंट और अंबर एंटरप्राइजेज, ये कुछ और काउंटर्स थे जो आपको फिसलते हुए दिखे। अनिल जी, एकदम सपाट 17,520 पर निफ्टी बिना किसी मूवमेंट के आज क्लोजिंग देने को तैयार हुआ। बैंक निफ्टी 30 अंक ऊपर, सेंसेक्स 60 अंक नीचे। ये था आज का पूरा बाजार का। घंटे की मधुर आवाज आपके कानों में गूंजती हुई दिख रही है और इससे ज्यादा फ्लैट हो नहीं सकते। -2 पॉइंट निफ्टी और -60 पॉइंट सेंसेक्स और +40 पॉइंट बैंक। बिल्कुल पिछले 2 दिनों का अमेरिका का जो हाल रहा वही हमारा भी हाल रहा। और सोचो 17,500 के ऊपर टिके रहने के बावजूद न भागा है, तो बराबर व्यू दोनों तरफ है, तेजी का भी और हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग का भी। ये है आपके लिए आज का समापन समारोह। ओके, थोड़ी देर में सेटल होंगे और हरे निशान में ही आना चाहिए बंद निफ्टी भी और बैंक निफ्टी तो खैर आई गई, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 65-70 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स है, 40 अंक ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स है और रुपया आपका 14 पैसा कमजोर है, नहीं मजबूत है, रुपया मजबूत है, रुपया 14 पैसा मजबूत है। जरा एक बार आज देखा ही नहीं, कच्चा तेल भी $96 के आसपास वहीं का वहीं है, ये भी सुस्त है, ये भी सुस्त है। चलिए, सब लोग सुस्त है, हम ही चुस्त हैं। आइए कुछ बाजार बंद होने के बाद का बढ़िया एक्शन आपको बता दिया जाए। क्या सरकारी नौकरियों में भी परफॉर्मेंस लिंक इंक्रीमेंट की तैयारी हो सकती है? जी हाँ, हो सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि सरकार ये कह रही है कि उसके पास 8वां पे कमीशन बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। आज शाम 6 बजे आपकी खबर आपको फायदा में हम इसी पर करेंगे चर्चा और समझेंगे कि सरकार
पे कमीशन नहीं लाएगी तो नई व्यवस्था क्या होगी और सरकार के सामने कर्मचारियों की सैलरी को महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग और परफॉर्मेंस से जोड़ने के क्या क्या विकल्प हैं। हमारा साथ देंगे गर्ग साहब, होंगे हमारे साथ एससी गर्ग साहब, पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी हैं वो, और शंकर अग्रवाल साहब होंगे, वो भी सेक्रेटरी रहे हुए हैं श्रम और रोजगार मंत्रालय के, और विनय कुमार सिन्हा साहब होंगे जो महासचिव है बीएमएस के। इन तीनों से हम करेंगे बातचीत पे कमीशन पर कैसी टेंशन। ये हमारा आज का कार्यक्रम शाम 5:56 पर। इसके अलावा हमारे प्राइम टाइम शो इंडिया 360 डिग्री में देश की तरक्की की कहानी हम हर रोज़ आपको बता रहे हैं। ये भी बता रहे हैं कि अगले 25 साल में हमें क्या क्या हासिल करना ज़रूरी है। अब तक हमने बात की देश की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की, आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर में इंडिया के फ्यूचर की। तो देखिएगा हमारा विशेष पेशकश इंडिया एट 100 सेक्टर स्पेशल, खेती बाड़ी ग्रोथ की गाड़ी, ये हमारी आज की विशेष पेशकश है। तो इन सब शो पर मिस मत कीजिएगा। फाइनली क्लोजिंग 10 पॉइंट ऊपर आई है 17,532, हरे निशान में हाफ सेंचुरी मारता हुआ बैंक निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर 38,287, और सेंसेक्स 35 अंक नीचे बंद हुआ। एकदम शांत क्लोजिंग होती हुई दिखी है आज के सेशन की। ओके, विदा लेने का वक्त है। आशु सर, सुमित जी, जय ठक्कर, किरण जी, सिमी जी और वागले साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए समय देने के लिए, क्लोजिंग शो में हमारा साथ देने के लिए। कल सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात।